ऑडियो नेस्ट में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां आवाजें कहानियां बनती हैं। बिलियनियर ड्रामा की चमक, योद्धाओं की गाथाओं का जुनून, फैंटेसी की जादुई दुनिया, माफिया की रहस्यमयी कहानियां, रोमांस की धड़कनें और रहस्यों से भरी मिस्ट्रीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। हर कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां पैसा, ताकत, प्यार और रहस्य टकराते हैं और जन्म लेती है एक नई दास्तान। वार्निंग, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साथ ही कुछ कहानियों में 18+ विषय वस्तु हो सकती है। कृपया विवेक पूर्वक सुने। अध्याय 121 नाग का रक्त मिला, पर्दा उठने वाला है। वरिष्ठ आचार्य सुश्रुत, इस युवती की पृष्ठभूमि काफी असाधारण है। वापस अपनी जगह पर बैठने के बाद करण परम औषधि आत्मा द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने की तैयारी करने लगा। हालांकि खून की एक बूंद मांगना थोड़ा अजीब था, लेकिन परम औषधि आत्मा से मिली खून की पिछली बूंद ने उसे एक बहुत शक्तिशाली जन्मजात दिव्य कला प्रदान की थी। उसे यकीन था कि खून की यह बूंद भी बड़े पुरस्कार लेकर आएगी। वरिष्ठ आचार्य सुश्रुत ने कुछ बार अपना गला साफ किया। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। विद्युता को यहाँ लाना पहले से ही कुछ हद तक गलत इरादे से था और अभी अभी आत्मा को लगे झटके ने मेडुसा को नाराज कर दिया था। अब जब वह सबके सामने बेनकाब हो गया था तो सुश्रुत को थोड़ा अजीब लग रहा था। छोटी बच्ची, करण विद्युता की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम अपनी पृष्ठभूमि के बारे में खुद भी नहीं जानती हो, है ना? क्या तुमने कभी अपनी जड़ों का पता लगाने के बारे में सोचा है? परम औषधि आत्मा ने उसे एक संदेश दिया था। ये छोटी लड़की अपनी जड़ों का पता लगाना चाहती है। और करण को तुरंत एक विचार आया। तो क्या? विद्युता ने गर्व से अपना सिर उठाया। करण को तिरस्कार से देखते हुए कहा, तक्षशिला विद्यापीठ के लोग भी मेरी पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा सके, क्या तुम उनसे बेहतर हो? हाँ, करण विद्युता के रवैये से बेपरवाह रहा। वह हंसा और बोला, हो सकता है मैं इसका पता न लगा पाऊं, लेकिन मेरे गुरुजी निश्चित रूप से लगा सकते हैं। छोटी लड़की, कोशिश करना चाहोगी? तुम्हारे गुरुजी? करण की बातें सुनकर सुश्रुत और मेडुसा भी गंभीर हो गए। करण, जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था, उसने आज इतनी ऊंची उपलब्धियां और शक्ति हासिल कर ली थी। उसका मार्गदर्शन करने वाले गुरुजी निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली होंगे। विद्युता बेटी, मुझे लगता है कि तुम युवराज करण को एक मौका दे सकती हो। सुश्रुत भी विद्युता की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत उत्सुक था और इससे भी ज्यादा ये देखना चाहता था कि करण जिस गुरुजी की बात कर रहा था वह कितने शक्तिशाली थे, इसलिए वह चाहता था कि विद्युता एक कोशिश करे। उस मामले में विद्युता ने सिर हिलाया और करण से कहा, तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? ये बहुत आसान है, मुझे बस तुम्हारे थोड़े ताजे खून की जरूरत है। करण हंसा और एक खाली औषधि की शीशी आगे बढ़ाई। मुझे थोड़ा ताज़ा खून दो, मैं इसे अपने गुरुजी को दिखाऊंगा। मेरे गुरुजी के व्यापक ज्ञान के साथ तुम्हारी जड़ों का पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा है? विद्युता ने सुश्रुत की ओर देखा और उसे सिर हिलाते देख उसने हाथ बढ़ाया, शीशी ली, अपनी उंगली काटी और शीशी में खून टपकाया। 10 से अधिक बूंदें टपकाने के बाद विद्युता की उंगली का घाव भरने लगा। विद्युता ने अपना हाथ उठाया, उसे फिर से काटने का इरादा किया, लेकिन करण ने उसे रोक दिया। बस इतना ही काफी है। करण ने विद्युता के हाथ से रत्न जड़ित शीशी ले ली, उसे अपनी अंगूठी में डाल दिया। मैं ये खून अपने गुरुजी को दूंगा और कुछ दिनों में परिणाम आ जाएगा। उस समय मैं किसी को तक्षशिला विद्यापीठ में एक पत्र भेजने के लिए भेजूंगा। इसके बाद उन कुछ लोगों ने थोड़ी देर और बातचीत की, अपने अपने पक्ष स्पष्ट किए ताकि कोई शत्रुतापूर्ण संबंध न बने। फिर सुश्रुत विद्युता को लेकर चला गया। गुरुजी, आपको उस छोटी लड़की के खून की आखिर क्या जरूरत है? अपने कमरे में वापस आकर करण ने उत्सुकता से परम औषधि आत्मा से पूछा। हाँ, बेशक यह उपयोगी है। नाग का रक्त, ये नाग का रक्त है। वह छोटी लड़की एक किशोर प्राचीन शून्य नाग है। क्या नागवंश? करण के मजबूत इरादों के बावजूद वह इस खबर से बहुत चौंक गया। गुरुजी, नागवंश महाद्वीप पर अनगिनत वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है। क्या वह छोटी लड़की सच में नागवंश से है? क्या ये बूढ़ा आदमी गलती कर सकता है? परम औषधि आत्मा ने भारी स्वर में कहा, फिर जारी रखा, हालांकि ये थोड़ा सा नाग रक्त बहुत कम है। इसे केवल नाग के तेज वाले एक अस्त्र में परिष्कृत किया जा सकता है। यह मुश्किल से ही उपयोगी है। नाग का तेज? करण ने मेडुसा द्वारा आत्मा के झटके का उल्लेख याद किया। तथाकथित नाग का तेज निश्चित रूप से यह आत्मा का आघात ही होगा। अगर इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो यह अभी भी बहुत प्रभावी हो सकता है। उदयपुर में आर्यन जोर से हंसा। हाँ, प्राचीन शून्य नाग का खून हाथ लग गया। परम औषधि आत्मा द्वारा प्रस्तुत प्राचीन शून्य नाग का रक्त देखकर आर्यन ने तुरंत प्रणाली को निर्देश दिया, प्रणाली, प्राचीन शून्य नाग के रक्त को जांचो। जांच पूरा हुआ। प्राचीन शून्य नाग के रक्त वंश की जानकारी दर्ज कर ली गई है। बहुत अच्छा। प्राचीन शून्य नाग के रक्त के साथ योजना का अगला चरण सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता था। आर्यन ने जांच किए गए प्राचीन शून्य नाग के रक्त को परम औषधि आत्मा को लौटा दिया। आर्यन को इस दुनिया के नाग रक्त वंश में कोई विशेष रुचि नहीं थी। आर्यन के मानकों के अनुसार सच्चे नाग, सच्चे अग्निशिखा और किरण, इन दिव्य प्राणियों में कम से कम अमर स्तर की शक्ति होनी चाहिए। इस दुनिया के नाग और अग्निशिखा वंश अभी भी बहुत कमजोर थे।
तैयारी का काम हो चुका था और आर्यन परम औषधि आत्मा से करण को प्राचीन खंडहरों की खोज के लिए दैत्य प्रदेश में भेजने वाला था, जब एक अचानक खोज ने आर्यन को अस्थायी रूप से रोक दिया। क्योंकि आर्यन ने आदित्य को देखा था, एक विशाल बिना धार वाला चौकोर सिर वाला भारी खड्ग, विशाल कृष्ण खड्ग उठाए हुए आदित्य जोश से भरा भारी कदमों से आर्यन की विपणि के पास से गुजरा। तब आर्यन को याद आया कि आदित्य अपना वादा पूरा करने के लिए धूम मेघ संग जा रहा था। तो एक और अच्छा नाटक शुरू होने वाला है। आर्यन जोर से हंसा और पिछवाड़े में लौट आया। वह इस दुनिया में कई सालों से था और आर्यन की योजना के अनुसार इस दुनिया में उसका पहला काम विपणि के गढ़ का निर्माण पूरा करना था और दूसरा इस समय का उपयोग खुद की साधना के लिए करना था। अब उसकी अपनी साधना 4 चरम सीमाओं के शिखर पर पहुंच गई थी और वह नाग रूपांतरण स्तर में आगे बढ़ गया था। यह उम्मीद थी कि वह 2 से 3 वर्षों के भीतर नाग रूपांतरण स्तर में अपनी साधना पूरी कर लेगा। बाकी विपणि के गढ़ का निर्माण था। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूर्व निर्धारित संसाधनों को इकट्ठा करने में कोई समस्या नहीं है। धूम मेघ संघ का मामला खत्म होने के बाद मैं करण को दैत्य प्रदेश भेजूंगा। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसका मन एक और सवाल पर भटक गया। उस हथेली के प्रहार के बाद और किसी के शक्ति महाराज पुकारने के बाद आत्मा सम्राट बेचैन हो गया होगा, है ना? तो वह क्या करेगा? आर्यन ने अपने दिल में एक हल्की सी प्रत्याशा महसूस की। समय दिन ब दिन बीतता गया। 3 साल के समझौते में केवल 1 दिन बचा था। पिछले कुछ दिनों में आर्यन ने उदयपुर की गतिविधियों पर भी थोड़ा ध्यान दिया था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, उसे कुछ भी नहीं मिला। क्या आत्माओं के दरबार के लोगों ने अग्निकुल पर हमला नहीं किया है? आत्मा सम्राट को प्राचीन सम्राट की गुफा खोलने के लिए प्राचीन सम्राट के रत्न की जरूरत है, इसलिए वह हार नहीं मान सकता। तो फिर उसका लक्ष्य कहाँ है? आर्यन ने अपना चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। धूम मेघ संग। नंदिनी ने अपनी लंबी तलवार निकाली और अपने सामने की दीवार पर एक और तलवार का निशान बना दिया। 3 सालों तक हर दिन जो बीतता गया, मैंने इस दीवार पर एक तलवार का निशान बनाया। अब कुल 1094 तलवार के निशान हैं। केवल आखिरी तलवार का निशान बाकी है। खचाक की आवाज के साथ उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फीला ठंडा था। कल 3 साल की समय सीमा है। आदित्य, मैंने इस दिन के लिए 3 साल इंतजार किया है। 3 साल पहले सगाई तोड़ने के कारण मुझे अदूरदर्शी कहा गया था। पूरे 3 साल तक मेरा मजाक उड़ाया गया। आदित्य, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक औषध साधक की योग्यता है? तो क्या हुआ अगर तुमने एक प्रतिभाशाली का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? मैं तुम्हें निश्चित रूप से हराऊंगी। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नंदिनी का फैसला गलत नहीं था। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि एक औषध साधक की योग्यता होने के बावजूद तुम आदित्य अभी भी एक नकारा हो। मुझसे हारने के बाद तुम अपना चेहरा दिखाने के लिए कौन सा मुंह लेकर बचोगे? अध्याय 122। 3 साल का समझौता। अंधकार में डूबी युवती। अग्निकुल का आदित्य, एक काले वस्त्र पहने युवक, अपनी पीठ पर एक विशाल तलवार लिए धूम मेघ संघ के पर्वत शिखर पर चढ़ा। धूम मेघ संघ के शिष्यों की खतरनाक नजरों का सामना करते हुए युवक ने गर्व से अपना नाम घोषित किया। आदित्य, मैं अपने वादे के अनुसार आ गया हूँ। एक ही कदम में युवक से एक शक्तिशाली तेज धधकती जंगली आग की तरह उमड़ पड़ा। उसका गर्वित आसन और निडर आत्मा मनोरम थी। आदित्य, तुम आखिरकार आ ही गए। नंदिनी का चेहरा पाले से ढका हुआ था। तलवार की मूठ पर हाथ रखे वह भीड़ से निकलकर कदम दर कदम बाहर आए। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक सर तलवार की ऊर्जा हवा में सीटी बजाने लगी और खचाक खचाक की तलवारों की पुकार पूरे इलाके में गूंज उठी। मैंने इस दिन के लिए 3 साल इंतजार किया है। नंदिनी ने अपनी तलवार निकाली, तनकर और पूरी गंभीरता से खड़ी हो गई। उसके भीतर से एक शक्तिशाली बर्फीली तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी। आदित्य, आज तुम्हारा मेरी तलवार से गिरना तय है। मैं स्वर्ग के नीचे हर किसी को यह बताना चाहती हूँ कि मेरा फैसला, नंदिनी का फैसला, गलत नहीं था। खचाक, एक तलवार की पुकार गूंजी और नंदिनी के चारों ओर एक भयंकर हवा गरजने लगी, जिससे बादल भी हिल गए। अपनी तलवार आदित्य की ओर करते हुए नंदिनी ने उपहास किया। आदित्य, तुम एक नाकारा हो। चाहे 3 साल पहले हो या 3 साल बाद, तुम हमेशा एक नाकारा ही रहोगे। पवन चरम अस्ताचल। एक कोमल चीख के साथ नंदिनी का शरीर हवा में उछल गया। उसके हाथ में लंबी तलवार तेजी से कांपने लगी और एक अंतहीन आंधी ब्लेड पर इकट्ठा होकर घूमने लगी। चकाचौंध कर देने वाली तलवार की रोशनी एक शानदार सूर्यास्त की तरह थी, सुंदर लेकिन घातक। ये वास्तव में पवन चरम है। गुरु गरुड़ ने नंदिनी को इतनी दृढ़ता से पवन चरम खड्ग का उपयोग करते देख थोड़ी आह भरी। नंदिनी, वह बच्ची, अभी भी मन में द्वेष रखती है। ऐसा ही होना चाहिए। धूम मेघ संघ के वरिष्ठ सुदर्शन मुस्कुराए। नंदिनी के स्वभाव को देखते हुए 3 साल पहले सगाई का टूटना एक मजाक बन गया था। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसके लिए इसे बाहर निकालना अच्छा है। हाँ, एक अन्य वरिष्ठ, लिनेश ने उसके बगल में सिर हिलाया और अखाड़े में खड़े आदित्य पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। उन्होंने उपहास किया, एक छोटे से परिवार का एक लड़का, क्या हुआ अगर उसके पास औषध साधक की योग्यता है? क्या उसे लगता है कि वह मेरे धूम मेघ संघ को रौंद सकता है? पवन चरम खड्ग। आदित्य अपने विशाल कृष्ण खड्ग को पकड़े हुए तनकर और गर्व से खड़ा था। नंदिनी द्वारा छोड़ी गई धूम मेघ संघ की अंतिम विधि से वह बेपरवाह रहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। नंदिनी, मैं अब वह युवक नहीं रहा जो 3 साल पहले हर किसी की दया पर था और रौंदा जाता था। नाकारा का खिताब इसे किसी और पर लगने दो। अग्निभक्षी तरंग विदारक खड्ग। अंधेरी बिना धार वाली तलवार अचानक घुमाई गई और विशाल खड्ग पर एक हरी भरी लौ उमड़ पड़ी।
खड्ग की परछाइयों से भरा आकाश एक विशाल काले प्रकाश स्तंभ में बदल गया, जो हवा में घूमती हवा और शानदार सूर्यास्त के दृश्य की ओर भारी रूप से टकराया। धमाका, एक हिंसक कंपन आकाश में गोली की तरह उठा। तेज हवाएं गरजने लगी और रेत और पत्थर उड़ने लगे। जैसे ही धूल जमी, अखाड़े में दो आकृतियां एक दूसरे से दूर खड़ी थीं, एक दूसरे का सामना कर रही थीं। वे वास्तव में बराबर की टक्कर पर हैं। गुरु गरुड़ ने अखाड़े में दोनों को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भले ही आदित्य के पास औषध साधक की योग्यता हो, मैंने उसे किसी प्रसिद्ध गुरु के अधीन अध्ययन करने के बारे में नहीं सुना है। वह सिर्फ 3 साल में इतनी तेजी से कैसे विकसित हो सकता है? नंदिनी को हमारे धूम मेघ संघ द्वारा साधना कराई गई है, इसलिए उसका महाशक्ति साधक के स्तर तक पहुंचना समझ में आता है। लेकिन आदित्य, एक साधारण शहर के परिवार का लड़का, उसे 3 साल में महाशक्ति साधक बनने के लिए संसाधन कहाँ से मिले? उसकी लड़ने की विधि भी असाधारण है। वरिष्ठ लिनेश ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हमारे धूम मेघ संघ के पवन चरम खड्ग के बराबर होने के लिए ये कम से कम एक उच्च स्तरीय कृष्ण श्रेणी की दिव्य कला होनी चाहिए। वरिष्ठ सुदर्शन ने भारी स्वर में कहा। तो क्या हुआ अगर वह एक महाशक्ति साधक है? तो क्या हुआ अगर यह एक उच्च स्तरीय कृष्ण श्रेणी की दिव्य कला है? नंदिनी ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। आदित्य आज निश्चित रूप से हार जाएगा। अभी तक पूरी ताकत नहीं। ये सुनकर गुरु गरुड़ और लिनेश दोनों बहुत हैरान हुए। क्या नंदिनी के पास और भी शक्तिशाली चालें थीं? क्यों उन्होंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था? अखाड़े में दोनों आमने सामने खड़ी आकृतियां फिर से हिलीं। मेरी पवन चरम खड्ग की एक चाल का सामना करने में सक्षम होने के लिए तुम पहले से ही गर्व के योग्य हो। लेकिन नंदिनी की बर्फीली आंखें अचानक घोर अंधकार में हो गईं। गहरे अंधकार के भीतर से आत्मा को भी हिला देने में सक्षम एक तेज निकला। अपने हाथ में लंबी तलवार उठाते हुए नंदिनी ने उपहास किया, लेकिन तुम आज निश्चित रूप से हारने वाले हो। धमाका, नंदिनी के शरीर से एक स्याही काली ऊर्जा फूट पड़ी। गहरा अंधेरा उमड़ पड़ा और काली धुंध के भीतर दर्दनाक विलाप और गर्जना की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिससे दिल ठंडा हो गया और आत्मा कांप उठी। इस क्षण नंदिनी के पास अब एक अमर परी की अलौकिक सुंदरता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह नव पाताल से आए एक राक्षसी में बदल गई है, जिसमें राक्षसी ज्वालाएं धधक रही थीं। ये है आत्मा। वृद्ध देव की भयभीत चीख उसके दिमाग में गूंज उठी। बच्चे, भागो भागो, यह एक जाल है, यह एक जाल है। एक जाल। आदित्य का दिल कस गया। उसने अपना सिर घुमाया और अपने आसपास का जायजा लिया। केवल यह पाया कि धूम मेघ संघ के सदस्यों ने एक व्यूह बना लिया था। उनकी विशाल ऊर्जाएं जुड़ी हुई थीं, जो सूक्ष्म रूप से आदित्य के भागने के रास्ते को रोक रही थीं। 3 साल का समझौता, ये वास्तव में एक जाल था। आगे एक दुर्जय दुश्मन और पीछे कोई भागने का रास्ता नहीं होने के कारण आदित्य ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में विशाल कृष्ण खड्ग को कसकर पकड़ लिया। तो चलो लड़ते हैं। दिव्य अग्नि त्रिविध परिवर्तन। उसके शरीर से एक हरी भरी आग फूट पड़ी और उसके भीतर अपार शक्ति एकत्रित हो गई। आदित्य के माथे पर एक अजीब चिन्ह चमक उठा। ये कुल चिन्ह था। आदित्य, जो शक्ति महाराज रक्तवंश के साथ एकीकृत हो गया था, ने दिव्य अग्नि त्रिविध परिवर्तन को पूरी तरह से उजागर करते हुए सीधे प्राचीन अग्निकुल के चिन्ह को सक्रिय कर दिया। उसके रक्तवंश की विशाल शक्ति उसके भीतर फूट पड़ी और आदित्य की ताकत एक बार फिर एक और स्तर बढ़ गई। इस क्षण आदित्य की ताकत पहले ही शक्ति योद्धा के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अग्निभक्षी तरंग विदारक खड्ग। उसके हाथ में भारी विशाल खड्ग ऊपर उठा और एक राक्षसी शक्ति हिंसक रूप से फूट पड़ी। प्रकाश का विशाल स्तंभ हवा में नंदिनी की ओर जोर से टकराया। विशाल खड्ग से उमड़ती हुई नीलकमल भू अग्नि फूट पड़ी और हरी आग का विशाल स्तंभ राक्षसी ऊर्जा पर जा गिरा। धमाका, एक विशाल गर्जना एक भूकंप की तरह उठी। राक्षसी ज्वालाएं एक उग्रज्वार की तरह उमड़ी, जो चारों दिशाओं में फैल गईं। आग के स्तंभ ने राक्षसी ऊर्जा को बिखेर दिया और सीधे नंदिनी को, जो एक राक्षसी में बदल गई थी, उड़ा दिया। रास्ते भर खून उगलती हुई नंदिनी भारी रूप से जमीन पर गिर पड़ी। नंदिनी, तुम हार गई हो। आदित्य ने जमीन पर गिरी नंदिनी पर, जो अभी भी काली ऊर्जा छोड़ रही थी, ठंडी नजर डाली, फिर अपना सिर फिर से उठाया। क्योंकि धूम मेघ संघ के वरिष्ठ सुदर्शन भी काली ऊर्जा में लिपटे हुए कदम दर कदम आदित्य की ओर चल रहे थे। नंदिनी को हराने में सक्षम हो, तुम में वाकई कुछ हुनर है। सुदर्शन ने आदित्य को ठंड से घूरा। उसके होठों पर एक उपहास खेल रहा था। हालांकि आज जब तुमने धूम मेघ संघ पर कदम रखा है, तो तुम कभी नहीं जाओगे। प्रथम वरिष्ठ, आखिर हो क्या रहा है? इस क्षण हैरान गुरु गरुड़ और वरिष्ठ लिनेश दोनों आश्चर्य से खड़े हो गए। नंदिनी को, जो अभी भी काली ऊर्जा छोड़ रही थी और जमीन पर गिरी हुई थी, देखकर, वरिष्ठ सुदर्शन को, जो भी काली ऊर्जा छोड़ रहा था, देखकर, और फिर संघ के शिष्यों के एक बड़े समूह को भी काली ऊर्जा छोड़ते हुए देखकर गुरु गरुड़ और लिनेश पहले से ही हैरान थे। क्या यह अभी भी धूम मेघ संघ है? उनके सामने सब कुछ इतना अपरिचित क्यों लग रहा है? अध्याय 123। सिर्फ तुम। क्या हो रहा है? हा। सुदर्शन गुरु गरुड़ और लिनेश को देखने के लिए मुड़ा। उसके होठों पर एक उपहास खेल रहा था। क्योंकि मेरा धूम मेघ संघ पहले ही आत्माओं के दरबार में शामिल हो चुका है। आत्माओं का दरबार। गुरु गरुड़ और लिनेश ने एक दूसरे को देखा। इस तथाकथित आत्माओं के दरबार की उत्पत्ति के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ। ये वास्तव में आत्माओं का दरबार है। वृद्ध देव की कसी हुई आवाज आदित्य के दिमाग में गूंजी। आत्माओं के दरबार की पृष्ठभूमि क्या है? आदित्य ने जल्दी से वृद्ध देव से पूछा। आत्माओं का दरबार मध्य भूमि की सर्वोच्च शक्ति है, रहस्यमय और शक्तिशाली, जिसके पंजे हर जगह फैले हुए हैं। वे विशेष रूप से आत्माओं को इकट्ठा करने में माहिर हैं। मैं पहले लगभग उनके द्वारा पकड़ा गया था। वृद्ध देव की आवाज में गहरी नफरत थी।
बच्चे, आत्माओं का दरबार बहुत शक्तिशाली है। अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बच सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि वृद्ध देव भी केवल मौत से लड़ सकते हैं। आदित्य को अंगूठी में इस बूढ़े आदमी की ताकत का कुछ अंदाजा था। अगर वृद्ध देव भी केवल मौत से लड़ सकते थे तो दुश्मन कितना शक्तिशाली होगा। आदित्य अच्छी तरह जानता था कि एक महाशक्ति साधक के रूप में उसकी ताकत शायद एक चींटी से अलग नहीं थी। प्रथम वरिष्ठ, क्यों हम आत्माओं के दरबार में क्यों शामिल हुए? दूसरी तरफ गुरु गरुड़ और लिनेश अभी भी धूम्र मेघ संघ में हुए बदलावों से बहुत हैरान थे। क्यों? बेशक ये है। सुदर्शन जोर से हंसा, उसकी शक्ति ऊर्जा फूट पड़ी और एक विशाल तेज उमड़ पड़ा। बेशक ये शक्ति के लिए है। जैसे ही सुदर्शन ने ये तेज छोड़ा, गुरु गरुड़ और लिनेश के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। शक्ति सम्राट के शिखर पर गुरु गरुड़ और लिनेश दंग रह गए। सुदर्शन की पिछली ताकत ज्यादा से ज्यादा शक्ति अधिपति के स्तर की थी, लेकिन अब वह पलक झपकते ही एक शिखर शक्ति सम्राट बन गया था। इसने गुरु गरुड़ और दूसरों को हक्का बक्का कर दिया। आत्माओं का दरबार वास्तव में इतनी अपार शक्ति रखता था। आदित्य, सुदर्शन ने अब गुरु गरुड़ और दूसरों पर ध्यान नहीं दिया, अपना सिर आदित्य को देखने के लिए घुमाया। उसके चारों ओर उमड़ती काली ऊर्जा के भीतर अनगिनत पीड़ित विलाप करते मानव चेहरे टिमटिमा रहे थे और एक राक्षसी भयानक शक्ति उजागर हुई थी। आदित्य, मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारे जैसे एक शहर राज्य के परिवार के एक युवक के लिए, मात्र महाशक्ति साधक की ताकत वाले एक युवक के लिए आत्माओं का दरबार वास्तव में इतनी बड़ी कीमत चुकाएगा। आदित्य की ओर कदम बढ़ाते हुए सुदर्शन का चेहरा एक भयावह उपहास में विकृत हो गया था। हालांकि चूंकि आत्माओं के दरबार ने विशेष रूप से तुम्हारा नाम लिया और जोर देकर कहा कि हम तुम्हें पकड़ें और इतने छोटे से प्रयास से इतने बड़े लाभ मिल सकते हैं, मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा करने में खुश हूं। तो अपनी किस्मत स्वीकार करो। सुदर्शन दहाड़ा और एक राक्षसी काली ऊर्जा उमड़ पड़ी, हवा में काली धुंध में लिपटे एक विशाल पंजे का निर्माण किया। एक छोटे से शहर राज्य का परिवार, ये बुरा आदमी तुम सबको एक झटके में कुचल सकता है। सुदर्शन बेतहाशा हंसा, विशाल पंजे को उठाकर आदित्य पर नीचे झपटा। बच्चे, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाओ। वृद्ध देव की जोरदार चीख उसके दिमाग में गूंजी। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और उसके हाथ में एक पीली हरी लौ उमड़ पड़ी। तो मैं लड़ूंगा। उसके बाएं हाथ से एक हरी लौ उठी और उसके दाहिने हाथ से एक सफेद लौ निकली। अपने हाथों की ताली के साथ दोनों ज्वालाएं हिंसक रूप से टकराईं। बुद्ध क्रोध कमल, विस्फोट विस्फोट विस्फोट। आदित्य दहाड़ा, विलय हुई असामान्य ज्वालाओं के भयंकर विस्फोट की हिंसक कला को उजागर करते हुए। गड़गड़ाहट, एक पृथ्वी हिला देने वाली गर्जना के साथ हिंसक ज्वालाएं भयंकर रूप से फट गईं और एक राक्षसी नरक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उमड़ पड़ा। हिंसक ज्वालाएं सब कुछ नष्ट करने की शक्ति लिए पूरे पर्वत शिखर पर फैल गईं। चट्टानें बिखर गईं, फूल पौधे और पेड़ बिखर गए, मंडप और मीनारें बिखर गईं और यहाँ तक कि पर्वत शिखर पर भव्य व्यूह पर जली प्रकाश की परत में भी अनगिनत दरारें दिखाई दीं। दुर्भाग्य से भव्य व्यूह बिखर नहीं पाया। आदित्य इस प्रकाश के पर्दे से अवरुद्ध बस भाग नहीं सका। हिंसक ज्वालाएं फट गईं और सुदर्शन, जो परिकेंद्र पर था, विशाल विस्फोट से दूर उड़ गया। सुदर्शन की एक शिखर शक्ति सम्राट के रूप में साधना के बावजूद वह अभी भी तीव्र विस्फोट से खून उगलते हुए बहुत दूर उड़ गया था। बदमाश, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सुदर्शन को एक बड़ा नुकसान हुआ और वह आगे बढ़ते हुए दहाड़ा। बच्चे, अपनी किस्मत स्वीकार करो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आकाश में फैली काली ऊर्जा एक विशाल पिच काले पंजे में बदल गई, जो आदित्य की ओर नीचे पहुंच रही थी। मेरी हताश अंतिम चाल भी उसे नहीं मार सकती। एक शिखर शक्ति सम्राट की ताकत वास्तव में बहुत दुर्जय है। अपने ऊपर उतरते विशाल पंजे को देखते हुए आदित्य ने निराशा की एक लहर महसूस की। मेरे छोटे भाई को सताने की हिम्मत किसकी हुई? एक पृथ्वी हिला देने वाली गर्जना हुई, विशाल ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह थी और एक विशाल और राजसी शक्ति ने अपने रास्ते में सब कुछ एक विनाशकारी शक्ति की तरह कुचल दिया। पर्वत शिखर को ढंकने वाले भव्य व्यूह का प्रकाश का पर्दा एक धमाके के साथ बिखर गया और एक सुनहरी चमकती आकृति हवा को तोड़कर निकली। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ सुनहरे कवच में लिपटी आकृति आदित्य के सामने खड़ी हो गई, जो एक राजसी पर्वत की तरह ऊंची थी। करण भाई करण! इस क्षण आदित्य खुशी के आंसू रो पड़ा। अपने ऊपर उतरते विशाल पंजे का सामना करते हुए सुनहरे कवच वाली आकृति ने आकाश की ओर दहाड़ा, दफा हो जाओ। उसने अपना हाथ उठाया और मुक्का मारा। एक शानदार सुनहरा तेज उमड़ पड़ा और एक पर्वत के समान भारी मुक्का सुदर्शन की ओर नीचे आ गिरा। एक दिव्य पर्वत सुनहरी रोशनी से टिमटिमाता हुआ साकार हुआ और सब कुछ कुचलने वाली एक शक्ति भयंकर रूप से टकराए। गड़गड़ाहट, मुक्का एक पहाड़ की तरह लगा। शानदार सुनहरे दिव्य पर्वत ने सीधे काली ऊर्जा से बने विशाल पंजे को कुचल दिया और फिर सुदर्शन के शरीर में भारी रूप से जा टकराया। धमाका, हिंसक शक्ति अविनाशी और अजेय थी। सुदर्शन, धूम्र मेघ संघ का प्रथम वरिष्ठ और एक शिखर शक्ति सम्राट, उसे की घूंसे से सीधा रक्त धुंध में बदल दिया गया। दिव्य शक्ति अद्वितीय थी, दिव्य शक्ति असीम थी। एक ही झटके में एक शक्ति सम्राट विशेषज्ञ को टुकड़ों में उड़ा दिया गया। पूरे धूम्र मेघ संघ में हर कोई डर के मारे भयानक चीखें निकाल रहा था, इस अपार दिव्य शक्ति के नीचे कांप रहा था। भाई करण! आदित्य ने करण की ओर देखा, उसकी आंखें लाल हो रही थीं, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। हाँ, मैं यहाँ हूँ छोटे भाई, आज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। करण ने हाथ बढ़ाया और आदित्य के कंधे पर थपथपाया, सिर हिलाते हुए। एक कदम उठाते हुए पूरा पर्वत शिखर हिंसक रूप से कांप उठा।
करण ने अपना सिर घुमाया और धूम्र मेघ संघ के लोगों पर अपनी नजर डाली। उसके चेहरे पर गुस्से की एक लहर दिखाई दी। तुम्हारे धूम्र मेघ संघ की हिम्मत कैसे हुई मेरे अग्निकुल को धमकाने की? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? एक गुस्सेल दहाड़ के साथ एक विशाल तेज फूट पड़ा और एक पल के लिए हवा और बादल उमड़ पड़े और स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। यह है क्या पृथ्वी हिला देने वाली साधना है? गुरु गरुड़ का चेहरा पीला पड़ गया था। स्टेज के नीचे खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। विस्मयकारी युवक को देखते हुए गुरु गरुड़ पूरी तरह से चौंक गया था। 3 साल पहले उसे इस युवक के मुंह से उड़ा दिया गया था। 3 साल बाद इस युवक ने एक ही मुंह से शिखर शक्ति सम्राट प्रथम वरिष्ठ सुदर्शन को उड़ा दिया। क्या ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार, कोई ऐसा है जिसे हमारा धूम्र मेघ संघ भड़काने का जोखिम उठा सकता है? प्रथम वरिष्ठ, तुमने वास्तव में धूम्र मेघ संघ को नुकसान पहुंचाया है। गुरु गरुड़ का दिल कड़वाहट से भर गया था। मैंने उन्हें हिम्मत दी। इस क्षण एक ठंडी आवाज गूंजी। धूम्र मेघ संघ के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हवा और बादल अचानक उमड़ पड़े और अंतहीन काली धुंध ऊपर उठी। एक काले वस्त्र में एक बूढ़ा आदमी सफेद बालों और जैद जैसे चेहरे के साथ काली धुंध पर कदम रखा और पर्वत शिखर के प्लाजा पर उतरा। पुराने संघ प्रमुख एकांतवास से बाहर आ गए हैं। ये बहुत अच्छा है। पुराने संघ प्रमुख शक्ति स्वामी के स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बाधा तोड़ दी है और बाहर आ गए हैं। इस आकृति को प्रकट होते देख धूम्र मेघ संघ के प्लाजा में एक जयकार फूट पड़ी। शक्ति स्वामी। करण ने धूम्र मेघ संघ के पुराने संघ प्रमुख मेघराज की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडा उपहास बन रहा था। अपने हाथ के एक झटके के साथ उसके हाथ में 4 फुट लंबा वज्रासुर दमन दंड प्रकट हुआ। सिर्फ तुम। एक दहाड़ के साथ करण ने अपने हाथ में वज्रासुर दमन दंड उठाया। अध्याय 124। भाई, क्या तुम भी पुनर्जन्मी हो? क्या ये है? जब आदित्य ने करण के हाथ में वज्रदंड देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसके दिल में एक विशाल लहर उमड़ पड़ी। ये चीज कितनी जानी पहचानी लग रही है। दूसरी दुनिया में जब उसने पठार की यात्रा की थी तो उसने ये चीज देखी थी। ये स्पष्ट रूप से एक बौद्ध दिव्य अस्त्र है ना? ये करण के हाथ में क्यों दिखाई दिया? ये चीज कहाँ से आए? इस क्षण आदित्य स्तब्ध था। फिर करण के अगले कदम ने उसका मुंह और भी खुला छोड़ दिया। वज्र रक्षणम सर्वसुर नाशनम। एक मंत्र गूंजा और करण के शरीर पर शानदार सुनहरी रोशनी खिल उठी। एक क्रोधित वज्र की तरह एक राजसी दिव्य शक्ति जिससे सीधे देखना असंभव हो गया। गज सिंह दिव्य शक्ति, वज्र महाबल। एक और मंत्र और सुनहरी रोशनी के भीतर अष्टस्वर्गीय नागों का प्रेत टिमटिमाया। जैसे करण के शरीर के भीतर विशाल शक्ति उमड़ पड़ी। पर्वत की तरह आचल, सभी बुराइयां आक्रमण नहीं कर सकती। पहाड़ों को हिलाना और समुद्र भरना, एक बलवान की दिव्य शक्ति। तीसरा मंत्र सुनाई दिया और करण के शरीर से विस्फोटक ध्वनियों की एक श्रृंखला निकली। उसके शरीर की सतह पर अंतहीन सुनहरी रोशनी संघनित हो गई और करण स्वयं पूरी तरह से शुद्ध सोने में ढले एक वज्र बलवान की तरह हो गया। वज्र का क्रोध, दिव्य दंड राक्षसों को दूर भगाता है। उसके हाथ में वज्र दंड से शानदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जिससे विशाल दिव्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। करण ने एक कदम उठाया और पूरा पहाड़ हिल गया। उसकी सुनहरी आकृति बिजली की तरह ऊपर उठी और उसके हाथ में वज्र दंड ऊंचा उठाया गया, मेघराज पर प्रहार करते हुए। उसने लगातार 4 दिव्य क्षमताओं का उपयोग किया। वज्र शक्ति मंत्र, गज सिंह वज्र दिव्य शक्ति, पर्वत की तरह आचल और पर्वतों को हिलाने की शक्ति, और फिर वज्र दंड के साथ राक्षस विनाशक दिव्य दंड का उपयोग किया। उस पर अनंत शक्ति जुड़ने और उसके शरीर में 4 महान दिव्य क्षमताओं के एकीकृत होने के साथ करण की अपनी शिखर शक्ति सम्राट की ताकत के तहत मेघराज जैसा एक सितारा शक्ति स्वामी वास्तव में मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं था। धिक्कार है। करण की गति बस बहुत भयानक थी। मेघराज ने जल्दबाजी में पहल की। दर्जनों जेट काले तलवार की ऊर्जा और 10 से अधिक विशाल जेट काले पंजे के हमले किए। हालांकि ये हमले करण तक मुश्किल से ही पहुंचे थे कि करण के शरीर पर चकाचौंध सुनहरी रोशनी के नीचे विलाप करती प्रतिशोधी आत्माओं की काली ऊर्जा तुरंत गायब हो गई, करण पर कोई भी प्रभाव डालने में असमर्थ। दर्जनों हमले करण के बढ़ते कदमों को भी नहीं रोक सके। टिमटिमाती सुनहरी आकृति मेघराज के सामने आ गई और अपार शक्तिशाली वज्र दंड को ऊंचा उठाया गया और जोर से नीचे मारा गया। धमाका। असीम दिव्य शक्ति और असीम पराक्रम सब उस एक ही प्रहार में समाहित थे। अपार बल के तहत ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अंतरिक्ष भी इस प्रहार से बिखर गया हो। मेघराज, जिसने इस प्रहार का सामना किया, का भी वही हश्र हुआ जो सुदर्शन का हुआ था। उसका पूरा शरीर रक्त की धुंध के बादल में फट गया, कोई हड्डी नहीं बची। पूरे पर्वत शिखर पर भयभीत चीखें गूंज उठी और धूम्र मेघ संघ के शिष्य पूरी तरह से भयभीत थे। एक शक्ति सम्राट को एक मुक्के से उड़ा दिया गया। अब यहाँ तक कि एक शक्ति स्वामी को भी एक ही प्रहार से उड़ा दिया गया। ये किस तरह की भयानक ताकत थी और कौन है? करण दहाड़ा, वज्रदंड पकड़े हुए और अपने चारों ओर का जायजा लिया। जिस किसी पर भी उसकी नजर पड़ी उसने अधीनता में अपना सिर झुका लिया, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। असीम दिव्य शक्ति, इस हद तक भयानक। इस क्षण यह अजय दिव्य आकृति हर किसी के दिल में गहराई से अंकित हो गई थी। चूजों और कुत्तों का झुंड। हा। करण वज्र दंड पर झुका और जोर से हंसा। उसने एक ही झटके में एक शक्ति स्वामी को भी उड़ा दिया। मेरा भाई, आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या है? आदित्य ने अपने सामने विस्मयकारी करण को देखा। उसका भाव अत्यंत अजीब था। मेरे भाई, क्या तुम भी एक पुनर्जन्मी हो? क्या तुम अपने पिछले जीवन में एक भिक्षु थे? छोटे बच्चे, तुम्हारा भाई वास्तव में बहुत भयानक है। वृद्ध देव की एक लंबी आह उसके दिमाग में गूंज उठी, जैसे कि वह भी करण की शक्ति से बहुत चौंक गया हो।
भाई करण, आदित्य ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल उत्साह से दौड़ रहा था और करण के पास चला गया, करण के हाथ में वज्रदंड को देखते हुए। भाई करण, ये है। ओह, मेरा हथियार, मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। करण हंसा और अपने हाथ में वज्रदंड उठाया। हाँ, ये चीज काफी शक्तिशाली है। काफी शक्तिशाली। आदित्य का मुंह कुछ बार फड़का। उसने अभी अभी एक ही झटके में एक शक्ति स्वामी को उड़ा दिया था। ये काफी शक्तिशाली से परे था। बेशक, आदित्य का ध्यान एक और पहलू पर था। गुरुजी। आदित्य ने थोड़ी भौहें सिकुड़ी। क्या ये हो सकता है कि भाई करण एक पुनर्जन्मी नहीं था? करण को देखते हुए आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई करण, क्या तुम शॉलिन मंदिर से हो? आदित्य ने इस वाक्य के लिए दूसरी दुनिया की भाषा का इस्तेमाल किया। क्या तुमने क्या कहा? करण स्पष्ट रूप से आदित्य की बातों को नहीं समझ सका। ये लयबद्ध भाषा बहुत रहस्यमय लग रही थी, लेकिन वह इसे नहीं समझ सका। नहीं समझे? आदित्य ने चुपके से सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से करण से पूछा, भाई करण, तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? करण आदित्य के अनुरोध से थोड़ा भ्रमित हो गया और उसने जल्दी से परम औषधि आत्मा से पूछा, गुरुजी, इस बारे में उसकी परवाह मत करो। परम औषधि आत्मा ने उसे अधीरता से डांटा, अगर वह फिर से पूछे तो उसे कहो अकिचन साधक ताइशांग। करण ने चुपचाप अपने मन में अकिचन साधक ताइशांग के 4 अक्षरों को उनकी लय के साथ कई बार दोहराया, इससे पहले कि वह उन्हें पूरी तरह से उच्चारण कर पाता। मुझे खेद है। करण कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर रगड़ा। मैंने अभी अभी अपने गुरुजी को एक संदेश भेजा और उन्होंने कहा कि वह तुमसे नहीं मिलना चाहते। क्या? आदित्य का चेहरा उतर गया, थोड़ा निराश दिख रहा था। ओम भाई करण, तुम्हारे गुरुजी की पृष्ठभूमि आखिर क्या है? क्या तुम उनका नाम जानते हो? ओह, ये तो मैं जानता हूँ। करण मुस्कुराया और आदित्य से कहा, मेरे गुरुजी ने कहा कि वे स्वयं को अकिचन साधक ताइशांग कहते हैं। अकिचन साधक ताइशांग। इन अत्यंत परिचित शब्दों को सुनकर आदित्य का शरीर कांप गया। ये ताइशांग ही होना चाहिए, है ना? ये वास्तव में वह आदरणीय वृद्ध हैं। लेकिन क्या वह ताओवाद के कुलपति नहीं हैं? उन्होंने भाई करण को बौद्ध दिव्य क्षमताओं से भरा शरीर कैसे सिखाया? आदित्य पूरी तरह से हैरान था। करण, क्या तुमने उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साधना विधियों को अभी अभी देखा? आत्मा शक्ति से साधना करना, भूतिया ऊर्जा और विशाल आक्रोश से भरा हुआ। एक रक्षक वज्र के रूप में तुम्हें उन्हें पार करना चाहिए। इस क्षण परम औषधि आत्मा की आवाज करण के दिमाग में गूंजी। आत्मा शक्ति से साधना। करण ने अपने चारों ओर पूरी तरह से न बिखरी काली धुंध को देखा, उसके भीतर की दर्दनाक चीखों को याद करते हुए, और सिर हिलाया। ये साधना विधि वास्तव में बहुत दुष्ट थी। सभी कर्म बाधाओं का नाश करो, शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म प्राप्त करो। नमो अमिताभय। पुनर्जन्म मंत्र करण के मुंह से गूंज उठा और शानदार सुनहरी रोशनी ध्वनि के साथ लहरों में फैल गई, गर्म वसंत के पानी की तरह, दुनिया के सभी पापों को धोते हुए। परम औषधि आत्मा के मार्गदर्शन में करण ने पुनर्जन्म मंत्र का जाप करते समय वज्र ध्वनि असुर दमन सत्य वचन का उपयोग किया। प्रत्येक मंत्र वसंत की गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। गड़गड़ाहट की लहरों और शुद्ध करने वाली सुनहरी रोशनी के साथ पूरा धूम मेघ संघ का पर्वत शिखर शानदार दिव्य दीप्ति में नहा गया। एक गौरवशाली और पवित्र तेज हवा में व्याप्त हो गया, और जो लोग बुरे मंत्रों से दूषित हो गए थे या बुरी विधियों का अभ्यास करते थे, वे इस शानदार रोशनी में अपने सभी पापों से शुद्ध हो गए। उनके शरीर पर बुरी ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई और वे अपने मूल स्वरूप में लौट आए। उनमें नंदिनी भी थी। प्रथम वरिष्ठ द्वारा धोखा दिए जाने और आत्माओं को अवशोषित करने की आत्माओं के दरबार की बुरी विधि की साधना करने के कारण नंदिनी का मन विभिन्न आत्मा अशुद्धियों से क्षीण हो गया था, जिससे वह एक घबराहट में रह गई थी। केवल अब वह अचानक जाग गई। पहले जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए नंदिनी ने दुख का एक दर्द महसूस किया और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। अध्याय 125 खोज आधिकारिक रूप से शुरू होती है। करण और आदित्य ने धूम मेघ संघ को एक साथ छोड़ दिया। करण को बचे हुए ढीले सिरों से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें गुरु गरुड़ और दूसरों पर छोड़ दिया, क्योंकि आर्यन का अभियान पहले ही जारी हो चुका था। करण की वर्तमान ताकत किसी शक्ति स्वामी विशेषज्ञ से कम नहीं थी, और उसके हरित पुष्प नेत्र और प्राचीन शून्य नाग रक्त के जुड़ने से दैत्य प्रदेश में गहरे जाकर प्राचीन खंडहरों की खोज करना अब ज्यादा समस्या नहीं थी। धूम मेघ संघ में नाटक देखने के बाद आर्यन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। आत्माकुल की रणनीति इतनी सीमित थी, वे केवल धूम मेघ संघ को कार्रवाई करने के लिए बरगलाने में कामयाब रहे, जबकि उन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। ये वास्तव में तुच्छ था। बेशक आर्यन ये सब खुद अनुभव किए बिना कह रहा था। उदयपुर में सम्राट आकाश छाया के हाथ का निशान था, जिसने पहले ही भूमि पर एक शक्ति महाराज का निशान लगा दिया था। पूरे मगध साम्राज्य में और यहाँ तक कि महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी कौन मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा? क्या वे जीने से ऊब गए थे? आर्यन को आत्माओं के दरबार के मामलों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि करण को भी दैत्य प्रदेश की ओर निर्देशित किया जा रहा था, इसलिए आत्माओं का दरबार स्वाभाविक रूप से आदित्य के लिए एक कालकोठरी के रूप में साफ करने के लिए छोड़ दिया गया था। धूम मेघ संघ से प्रस्थान करते हुए करण अपनी ऊर्जा पंखों पर चढ़ा, पूरे रास्ते उड़ता रहा। दैत्य प्रदेश अत्यंत दूर था और करण को इस क्षेत्र में, जिसे 10,000 पर्वतों का दैत्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है, पहुंचने में पूरे 1 महीने की निरंतर यात्रा करनी पड़ी। पहाड़ हरे भरे थे और जंगल विशाल थे। करण इस शानदार दृश्य पर विस्मय की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। एक पर्वत शिखर पर उतरते हुए करण को दैत्य प्रदेश में और गहरे जाने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ी। करण, मैंने पिछली बार के प्राचीन शून्य नाग रक्त का उपयोग करके एक कंगन बनाया है। इसे अपनी कलाई पर पहनो।
प्राचीन शून्य नाग की निरोधक ऊर्जा के साथ सामान्य जादुई जानवर तुम पर हमला नहीं करेंगे। परम औषधि आत्मा ने एक धागे पर एक रक्त लाल रत्न वाला एक कंगन फेंका। करण ने जल्दी से उसे उठाया और अपनी कलाई पर पहन लिया। एक हल्की नाग की शक्ति निकली और करण के पास के सभी पक्षी, जानवर, कीड़े और चींटियां तुरंत घबराहट में भाग गईं। ये काफी उपयोगी लगता है। करण मुस्कुराया, फिर अपने पंख फैलाए और अपनी यात्रा जारी रखी। परम औषधि आत्मा का ज्ञानकोश वृद्धदेव के जीवन भर के अनुभवों और अवलोकनों से आया था, जो मूल रूप से दैत्य प्रदेश को समझने के लिए अपर्याप्त थे। हालांकि आर्यन द्वारा प्राचीन लोक की दिव्य समाधि प्राप्त करने के बाद उसने दिव्य समाधि के भीतर आत्माओं के सभी ज्ञान और अनुभवों को निकाला और परम औषधि आत्मा के लिए एक सेट की प्रतिलिपि बनाई। परिणाम स्वरूप परम औषधि आत्मा के ज्ञान और अनुभव को भयानक रूप से विशाल बताया जा सकता है। बहुत कम चीजें थीं जिन्हें वह नहीं जानता था। सही दिशात्मक मार्गदर्शन के साथ करण सीधे अस्थि पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गया। प्राचीन खंडहर अस्थि पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित थे, लेकिन ये क्षेत्र नव पाताल गहरे अजगर का ठिकाना था। जादुई जानवर की दुनिया में 3 प्रमुख शक्तियों में से एक के रूप में भले ही उनकी ताकत नाग कबीले और आकाश दैत्य अग्निशिखा कबीले से बहुत कम थी, उन्हें करण द्वारा कम नहीं आंका जाना था। जब करण ने दूरी में अनगिनत सफेद हड्डियों से ढेर एक पर्वत श्रृंखला देखी तो वह तुरंत नीचे उतरा और अपनी कलाई पर नाग की शक्ति वाला कंगन रख दिया। नाग की शक्ति वाला कंगन सभी निम्न स्तरीय जादुई जानवरों को डरा सकता था, लेकिन नव पाताल गहरा अजगर उनमें से नहीं था। रक्त एक युवा नाग से लिया गया था, इसलिए नाग की शक्ति केवल एक युवा नाग के स्तर की थी। इस स्तर की नाग शक्ति न केवल नव पाताल गहरे अजगर को डराने में विफल रहेगी, बल्कि यह उन्हें आकर्षित भी कर सकती है। आखिरकार एक युवा नाग को निगलना नव पाताल गहरे अजगर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रणाली का आभामंडल छिपाने का कार्य सक्रिय हो गया और करण ने तुरंत अपने सभी आभामंडल को दबा दिया, एक चलते फिरते पत्थर की तरह बन गया। इस तरह करण को अब जादुई जानवरों द्वारा उसके आभामंडल के माध्यम से महसूस नहीं किया जा सकता था। सावधानी से अस्थि पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते हुए करण जल्द ही अस्थि पर्वत श्रृंखला की अंतहीन सफेद हड्डियों के बीच चुपचाप घुसपैठ कर गया। क्या हम अस्थि पर्वत श्रृंखला पहुंच गए हैं? आर्यन को परम औषधि आत्मा की सूचना मिली और उसने जल्दी से प्रणाली से संपर्क किया। करण के पास अभी तक नव पाताल गहरे अजगर का सामना करने की ताकत नहीं है। पूरे नव पाताल गहरे अजगर कबीले को हरित्री पुष्प नेत्र से साफ करना अभी संभव नहीं है। चुपचाप घुसना सबसे अच्छा है। ये सोचते हुए आर्यन ने प्रणाली को आदेश दिया, प्रणाली परम औषधि आत्मा से दूरस्थ रूप से जुड़ो, प्राचीन खंडहरों के स्थान को खोजो और जांचो। प्राचीन खंडहर एक स्थानिक व्यूह द्वारा छिपे हुए थे, लेकिन उनका असली रूप एक पहाड़ जितना बड़ा विशाल प्राचीन महल था। एक अदृश्य उतार चढ़ाव के बाद प्रणाली ने तुरंत प्राचीन खंडहरों का स्थान प्रदर्शित किया। प्राचीन खंडहरों का स्थान परम औषधि आत्मा को भेजो। आर्यन ने प्राचीन खंडहरों के स्थान पर एक नजर डाली और आदेश देना जारी रखा, प्रणाली करण के वर्तमान स्थान को आधार रेखा के रूप में उपयोग करते हुए करण के हरित्री पुष्प नेत्र से नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त एक नव पाताल गहरे अजगर को खोजने के लिए एक खोज जांच शुरू करो। जांच पूरा हुआ। प्रणाली ने तुरंत कार्य पूरा कर लिया। आर्यन ने प्रणाली द्वारा प्रदर्शित पिच काले विशाल सांप को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, करण मैं तुम्हें एक सवारी भेज रहा हूँ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं, प्रणाली इस नव पाताल गहरे अजगर का स्थान परम औषधि आत्मा को भेजो। अस्थि पर्वत श्रृंखला में करण अपने आभामंडल को पूरी तरह से दबाए हुए परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए चुपचाप एक विशाल गुफा के पास पहुंचा। गुरुजी, क्या यहाँ एक नव पाताल गहरा अजगर है? करण ने अंधेरी गुफा को देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। अगर मैं इस सांप को अपने हरित्री पुष्प नेत्र से नियंत्रित कर सकता हूँ तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। दबे पांव गुफा में घुसते हुए करण ने तुरंत एक विशाल काले सांप को कुंडली मारे हुए गुफा में ऊँघते हुए देखा। चुपचाप विशाल काले सांप के पास चलते हुए करण ने अपना वज्रासुर दमन दंड घुमाया और उसे विशाल सांप के नथुने पर थपथपाया। गुर्रा काला विशाल सांप आश्चर्य और गुस्से में दहाड़ा, अचानक अपनी पन्ने जैसी सांप की आंखों की जोड़ी खोली। फिर काले सांप की आंखों ने केवल पुतलियों की एक जोड़ी देखी। 3 पंखुड़ी जैसे गहरे सोने के चिन्ह लगातार अंधेरे पुतलियों के चारों ओर घूम रहे थे, जैसे कि एक भंवर बना रहे हों। काले सांप को चक्कर आने जैसा एहसास हुआ और उसकी पूरी आत्मा लगातार घूमते भंवर में खींच गई। काले सांप की आंखों में गहरा सुनहरा 3 पंखुड़ी पैटर्न चमका और करण ने पाया कि वह अब इस काले सांप को स्वतंत्र रूप से हेरफेर कर सकता था। हरित्री पुष्प नेत्र वास्तव में दुर्जेय हैं। अपने सामने विशाल आभामंडल को देखते हुए एक नव पाताल गहरा अजगर जिसकी ताकत कम से कम शक्ति सम्राट से ऊपर थी को इस तरह नियंत्रित किया जा रहा था। करण वास्तव में हैरान था और हरित्री पुष्प नेत्र की शक्ति से बहुत संतुष्ट था। ये सिर्फ सांप प्रकार के जादुई जानवरों पर अधिक प्रभावी है। परम औषधि आत्मा मुस्कुराया, करण अपने आभामंडल को छिपाने के बाद तुम इस काले सांप पर सवार होकर प्राचीन खंडहरों तक जा सकते हो। काले सांप के आभामंडल से ढके होने पर तुम्हारे उजागर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हाँ, करण काले सांप की पीठ पर उछला और एक विचार के साथ उसने काले सांप को गुफा से बाहर निकलने और सीधे प्राचीन खंडहरों की ओर बढ़ने का आग्रह किया। नवपाताल गहरे अजगर जैसी शक्तिशाली जाति के लिए प्रत्येक का अपना विशाल क्षेत्र था। प्रणाली ने करण के लिए जो सांप ढूंढा था वह संयोग से प्राचीन खंडहरों की गतिविधि सीमा के भीतर था। करण नवपाताल गहरे अजगर की पीठ पर बैठा और एक तेज सवारी के बाद वह जल्दी से एक घाटी में पहुंच गया जहां प्राचीन खंडहर स्थित थे। गुरुजी, क्या प्राचीन खंडहर यहाँ हैं? हम अंदर कैसे जा सकते हैं? करण नवपाताल गहरे अजगर की पीठ से कूद गया, अपना सिर घुमाया और थोड़ी देर चारों ओर देखा, लेकिन खंडहरों का कोई निशान नहीं देख सका। मेरे पास मेरे तरीके हैं।
बस इंतजार करो। परम औषधि आत्मा जोर से हंसा और आर्यन को स्थिति की सूचना दी। प्रणाली, प्राचीन खंडहरों को छिपाने वाले स्थानिक व्यूह को जांचो, ऊर्जा का उपभोग करो और करण के प्रवेश के लिए एक मार्ग खोलो। प्राचीन खंडहर ठीक उसके सामने होने के कारण आर्यन ने जल्दी से प्रणाली को निर्देश दिए। एक अदृश्य उतार चढ़ाव हुआ और करण के सामने एक थोड़ी टिमटिमाती आध्यात्मिक रोशनी दिखाई दी। क्या ये प्राचीन खंडहर है? करण अपने सामने के शून्य पर थोड़ा मुस्कुराया और उसमें कदम रखा। अध्याय 126, एक शक्ति ऋषि का कंकाल। चलो, इससे काम चल जाएगा। प्राचीन खंडहरों में कदम रखते ही एक विशाल पर्वत जैसा प्राचीन सभागार उनके सामने खड़ा था। एक प्राचीन शक्ति ऋषि का काम वाकई असाधारण होता है। जैसे ही उनके पीछे चमकता हुआ शून्य बंद हुआ, करण ने विशाल प्राचीन सभागार को देखा और उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। अपनी शक्ति ऊर्जा के पंखों को एक बार फड़फड़ाकर करण हवा में उड़ गया और सीटी बजाता हुआ प्राचीन सभागार की ओर बढ़ गया। कुछ ही पलों बाद करण प्राचीन सभागार के प्रवेश द्वार पर रुका। विशाल पत्थर का द्वार कसकर बंद था और उसकी सतह पर बने प्रतीकों से एक शक्तिशाली ऊर्जा बह रही थी। करण की वर्तमान शक्ति के साथ भी वह उसे हल्के में छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ एक मुहर भी है। परम औषधि आत्मा अंगूठी से बाहर निकले, द्वार पर लगी मुहर को देखा और मुस्कुराए। ये तो बच्चों का खेल है। द्वार पर अपना हाथ लहराते हुए परम औषधि आत्मा ने अंगूठी के भीतर मौजूद छोटे संसाधन कोष के पुनर्चक्रण कार्य का उपयोग करके द्वार की मुहर से सारी ऊर्जा सीधे खींच ली, जिससे वह गायब हो गई। करण ने धीरे से धक्का दिया और द्वार खुल गया। गर्मी की एक तेज लहर बाहर निकली, जिससे धधकती लपटों से भरा एक अग्निमार्ग सामने आया। इन्होंने वास्तव में एक अग्निमार्ग बनाया। ये चीज किसी को रोक तो नहीं सकती है ना? इस शक्ति ऋषि ने यह अग्निमार्ग छोड़कर क्या करने की कोशिश की थी? करण इस अग्निमार्ग को देखकर थोड़ा हैरान था। बस रहस्य बनाने का दिखावा है। परम औषधि आत्मा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बेटा, मुझे संयोग से कुछ ऊर्जा की भरपाई करनी है। मैं इन लपटों को इकट्ठा कर लूंगा। परम औषधि आत्मा ने आगे की लपटों पर अपना हाथ लहराया और एक अदृश्य श्याम विभव प्रकट हुआ, जो विशाल खिंचाव के साथ मार्ग से लगातार लपटों को खींच रहा था। देखते ही देखते पूरे मार्ग में एक भी चिंगारी नहीं बची। चलो चलें। परम औषधि आत्मा ने हाथ हिलाया और मार्ग में कदम रखा। वे कुछ देर तक मार्ग में आगे बढ़ते रहे, फिर परम औषधि आत्मा रुक गए। उन्होंने मार्ग के बाहर एक लावा कुंड की ओर इशारा किया और करण की ओर मुस्कुराते हुए मुड़े, असली प्रवेश द्वार यहाँ है, कूद जाओ। प्रवेश द्वार यहाँ है। ये सच में बस एक दिखावा था। करण मुस्कुराया और सिर हिलाया। महासूर्य अग्निकमल को अपने पूरे शरीर पर लपेटकर वह मार्ग से नीचे कूदा और लावा कुंड में प्रवेश कर गया। लावा कुंड से गुजरने के बाद उनके सामने एक लंबा गलियारा था। गलियारे का अनुसरण करते हुए वे दोनों एक छोटे से चौक पर पहुंचे। चौक के अंत में एक मोटा पत्थर का दरवाजा खड़ा था। पत्थर के दरवाजे के सामने भाले की तरह 10 चांदी की चमक वाले पुतले खड़े थे। ये 10 पुतले गतिहीन थे, उनकी आंखें खोखली और बेजान थीं, उनके चेहरे मूर्तियों की तरह कठोर थे। ये है। करण ने इन पुतलों जैसी आकृतियों को देखते हुए हल्के से अपनी भौहें सिकुड़ीं। बस पुतले हैं। परम औषधि आत्मा मुस्कुराए और एक पलक झपकते ही वे इन पुतलों के सामने प्रकट हुए। आर्यन, जो प्रणाली के माध्यम से लगातार निगरानी कर रहा था, ने तुरंत प्रणाली को आदेश दिया, प्रणाली, इन पुतलों का परीक्षण करो और नियंत्रित करो। परम औषधि आत्मा ने अपना हाथ लहराया और प्रणाली की शक्ति से पुतलों के समूह को तुरंत नियंत्रित कर लिया। ये पुतले काफी मजबूत थे, कम से कम शीर्ष शक्ति स्वामी के बराबर। हालांकि आर्यन के लिए इस ताकत के पुतले मूल रूप से बेकार थे, लेकिन उन्हें बनाने की विधि कुछ हद तक उपयोगी थी। प्रणाली ने पुतलों का परीक्षण किया, उनकी जानकारी दर्ज की और फिर उन्हें परम औषधि आत्मा को सौंप दिया। बेटा, ये अच्छी चीजें हैं। पुतलों को नियंत्रित करने के बाद परम औषधि आत्मा ने उन्हें सक्रिय करने के लिए हाथ लहराया, फिर चांदी की चमक वाले विस्मयकारी पुतलों के एक समूह के साथ करण की ओर चले। गुरुजी, ये चीजें इतनी शक्तिशाली हैं। पुतलों से निकल रहे आश्चर्यजनक तेज को देखकर करण चौंके बिना नहीं रह सका। प्रत्येक पुतले में एक शीर्ष शक्ति स्वामी की ताकत है। बेटा, उन पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ दो और ये शक्ति स्वामी पुतले तुम्हारे नियंत्रण में होंगे। परम औषधि आत्मा ने लापरवाही से कहा, इनमें वास्तव में एक शीर्ष शक्ति स्वामी की शक्ति है। करण इतना स्तब्ध था कि उसके पास शब्द नहीं थे। 10 शीर्ष शक्ति स्वामी उसके अधीन होने का क्या मतलब था? धूम मेघ संघ केवल एक शक्ति स्वामी के साथ पूरे मगध साम्राज्य पर हावी हो सकता था। पवन संघ, जिसने काले कोने क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र बना लिया था, के पास केवल मेड्यूसा ही एक सच्ची शक्ति स्वामी थी। इस शक्ति के साथ वह मिनटों में पूरे काले कोने क्षेत्र को समतल कर सकता था। इस शक्ति के साथ वह जब चाहे महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कई राज्यों को कुचल सकता था। प्राचीन खंडहरों की यह यात्रा वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। करण ने परम औषधि आत्मा को अत्यधिक कृतज्ञता से देखा, फिर जल्दी से अपनी आत्मा की शक्ति को छोड़ा और परम औषधि आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करते हुए प्रत्येक पुतले पर एक आत्मा की छाप अंकित कर दी। प्रत्येक पुतले से उसका मन जुड़ जाने के बाद करण अब उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित और आदेश दे सकता था। इसी क्षण चौक के अंत में भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और दरवाजे के पीछे से एक प्राचीन और उजाड़ तेज फैल गया। ठीक है, अंदर ही असली प्राचीन खंडहर हैं। परम औषधि आत्मा ने खुले दरवाजे की ओर इशारा किया और करण को संकेत दिया। चलो चलें। करण पूरे जोश के साथ उसने हाथ हिलाया और पुतलों के समूह को गड़गड़ाहट के साथ दरवाजे के माध्यम से ले गया। उनके सामने एक विशाल सभागार था। परम औषधि आत्मा ने सभागार का परीक्षण किया, प्रणाली के अंतर्निहित छोटे क्षेत्र के छानबीन कार्य को सक्रिय करके सीधे खंडहरों के पूरे वास्तुशिल्प विन्यास का नक्शा बना लिया।
इन प्राचीन खंडहरों के भीतर आर्यन का असली ध्यान जड़ी बूटी कक्ष में अजगर और फीनिक्स के अवशेषों और अजगर फीनिक्स मूल फल पर, औषधि कक्ष में रूपांतरित गोलियों से बने औषधि दैत्यों पर और मुख्य सभागार में शक्ति ऋषि के अवशेषों पर था। अजगर और फीनिक्स के अवशेष और शक्ति ऋषि के अवशेष दुकान के गढ़ों के लिए निर्माण सामग्री के रूप में काम कर सकते थे। अजगर फीनिक्स मूल फल का उपयोग अजगर द्वीप से शून्य वज्रकुंड तक का रास्ता उधार लेने के लिए किया जा सकता था। जहां तक रूपांतरित गोलियों से बने औषधि दैत्यों की बात है, एक त्वरित अध्ययन ही काफी होगा। बेटा, मुख्य सभागार आगे है जहां एक शीर्ष शक्ति ऋषि का कंकाल है। मुझे उसका एक उपयोग है, इसलिए मैं पहले उसे इकट्ठा करने जाऊंगा। इतना कहकर परम औषधि आत्मा मुख्य सभागार की ओर बढ़ गए। एक गलियारे से गुजरकर वे दोनों मुख्य सभागार में पहुंचे। यह एक कांस्य रंग का भव्य सभागार था जिसका गहरा कांस्य रंग एक प्राचीन और अनुभवी तेज बिखेर रहा था। सभागार के केंद्र में 10 विशाल प्रकाशपुंज थे। प्रकाशपुंज हवा में तैर रहे थे, चमकदार किरणें उत्सर्जित कर रहे थे। प्रकाश के भीतर चर्मपत्र झिलमिलाते हुए दिख और गायब हो रहे थे। 10 प्रकाशपुंजों के केंद्र में एक पत्थर की गद्दी थी। पत्थर की गद्दी पर एक जैद सफेद कंकाल, जो पूरी तरह से जैद की तरह क्रिस्टल स्पष्ट था, मानो सफेद जैद से तराशा गया हो, अपने हाथों से एक मोहर बनाते हुए पद्मासन में बैठा था। कंकाल से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जैसा एक विशाल तेज निकल रहा था। ये है, करण के होंठ सूखे थे जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी शक्ति ऋषि को देखा हो। उसने प्राचीन लोक की अपनी यात्रा के दौरान सुहाना के पिता प्राचीन देव को देखा था। हालांकि इस कंकाल से निकलने वाला तेज प्राचीन देव से भी अधिक मजबूत लग रहा था। उस तरह का विस्मयकारी दबंग तेज जो दुनिया को हिला दे, स्पष्ट रूप से प्राचीन देव के पास नहीं था। एक प्राचीन शक्ति ऋषि का कंकाल बुरा नहीं है, बस मुश्किल से काम चल जाएगा। परम औषधि आत्मा ने शक्ति ऋषि के कंकाल पर एक नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। उनका भाव संतुष्ट नहीं लग रहा था। उद्धरण चिन्ह करण निशब्द था। अध्याय 127 अजगर फीनिक्स मूल फल बगीचे में लगाया जा सकता है। गुरुजी, प्रकाशपुंजों में वे चर्मपत्र क्या हैं? करण ने शक्ति ऋषि कंकाल के ऊपर तैरते हुए 10 प्रकाशपुंजों को देखा और परम औषधि आत्मा से पूछा। बस एक प्राथमिक दिव्य श्रेणी की शक्ति कला है। उन्होंने रहस्यमयी बनने की कोशिश में 9 नकली और एक असली बनाया है। कितने छोटे दिल वाले हैं। परम औषधि आत्मा ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़े। एक दिव्य श्रेणी की शक्ति कला। करण ने सिर हिलाया, ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। परम औषधि आत्मा के अनुसार वह जिन दिव्य क्षमताओं का अभ्यास करता था वे सभी दिव्य श्रेणी से ऊपर की शक्ति कलाएं थीं। अब उसे मात्र एक प्राथमिक दिव्य श्रेणी की कला में कोई खास बात नहीं लगी। चूंकि गुरुजी को ये कंकाल चाहिए, मैं इसे लेने जाता हूं। करण ने परम औषधि आत्मा पर मुस्कुराते हुए शक्ति ऋषि कंकाल की ओर कदम बढ़ाया। हिलो मत। परम औषधि आत्मा ने करण को पकड़ लिया और कंकाल के चारों ओर खड़े 10 पत्थर के चबूतरों की ओर इशारा किया। उन 10 विशाल पत्थर के चबूतरों पर विभिन्न रूपों की 10 मूर्तियां थीं। बेटा, लापरवाही से मत हिलो। वे मूर्तियां हैं, प्रवेश द्वार पर उन पुतलों को याद है। परम औषधि आत्मा ने करण पर मुस्कुराते हुए अपने पीछे चल रहे 10 शक्ति स्वामी पुतलों की ओर इशारा किया। पुतले। करण का चेहरा बदल गया और उसने पत्थर के चबूतरों पर मूर्तियों की ओर इशारा करते हुए परम औषधि आत्मा से पूछा, गुरुजी, क्या ये भी पुतले हैं? हाँ, और ये शक्ति महास्वामी की ताकत वाले पुतले हैं। परम औषधि आत्मा हंसे। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए 10 और शक्ति महास्वामी पुतलों को अधीनस्थ के रूप में पाया है। कैसा लगा? शक्ति महास्वामी 10 अधीनस्थ। करण पहले से ही असंगत बातें कर रहा था। वह पहले ही 10 शक्ति स्वामी पुतलों के आश्चर्य से चकित हो चुका था। अब 10 और शक्ति महास्वामी पुतलों के साथ करण को लगा जैसे उसकी रक्तवाहिकाएं फटने वाली हैं। 10 शक्ति महास्वामी पुतलों के इस समूह के साथ मैं पहले से ही दुनिया पर छा सकता हूं, है ना? एक शक्ति ऋषि के खिलाफ भी 10 शक्ति महास्वामी पुतलों और 10 शक्ति स्वामी पुतलों के एक साथ हमले से एक शक्ति ऋषि भी मौत के मुंह में पहुंच जाएगा, है ना? हे, क्या तुम्हारी दृष्टि बस इतनी ही है? परम औषधि आत्मा ने अपने होंठ सिकुड़े और पत्थर की सीटों पर बैठे 10 शक्ति महास्वामी पुतलों पर अपना हाथ लहराया। आर्यन की तरफ उसने तुरंत प्रणाली को इन 10 शक्ति महास्वामी पुतलों को सीधे नियंत्रित करने का आदेश दिया। बेटा, जब मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं तो एक शक्ति महास्वामी क्या है? अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। परम औषधि आत्मा ने इशारा किया और 10 शक्ति महास्वामी पुतले सक्रिय हो गए, अपनी पत्थर की सीटों से नीचे कूदकर उन दोनों के पास आ गए। जी, ये शिष्य समझ गया। करण ने एक गहरी सांस ली और परम औषधि आत्मा को प्रणाम किया। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद गुरुजी। ये शिष्य हमेशा आपका आभारी रहेगा। ठीक है। परम औषधि आत्मा ने अपना हाथ लहराया। इन पुतलों को नियंत्रित करो, फिर शक्ति ऋषि कंकाल को इकट्ठा करो और हम अगली जगह चलेंगे। परम औषधि आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए करण ने 10 शक्ति महास्वामी पुतलों पर आत्मा की छाप छोड़ी और उनका नियंत्रण ले लिया। शक्ति ऋषि कंकाल के पास जाकर करण ने अपना हाथ हिलाया और उसे सीधे इकट्ठा कर लिया। हवा में तैरते 10 प्रकाश पुंजों को देखते हुए करण मुस्कुराया। गुरुजी, हालांकि मैं इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं इन सभी को इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर करण ने फिर से अपना हाथ हिलाया और सभी 10 प्रकाश पुंजों को अपनी अंगूठी में डाल दिया। ठीक है, चलो अगली जगह पर चलें। मुख्य सभागार की तलाशी पूरी करने के बाद परम औषधि आत्मा ने सीधे शक्ति ऋषि कंकाल को आर्यन को सौंप दिया और फिर करण को जड़ी बूटी कक्ष की ओर ले गए ताकि अजगर और फीनिक्स के अवशेषों को इकट्ठा किया जा सके। तो यह है शक्ति ऋषि का कंकाल।
परम औषधि आत्मा द्वारा दिए गए शक्ति ऋषि कंकाल को देखकर आर्यन मुस्कुराया और सिर हिलाया। प्रणाली, शक्ति ऋषि कंकाल का परीक्षण करो और देखो कि इस दुनिया में एक शक्ति ऋषि की शारीरिक संरचना में क्या अनोखा है। प्रणाली ने तुरंत शक्ति ऋषि कंकाल का परीक्षण किया और परिणाम आर्यन को भेज दिए। इसमें कुछ खास नहीं लगता, इस दुनिया के शक्ति ऋषि स्थान कैसे बना सकते हैं? आर्यन ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। प्रणाली, क्या इस दुनिया की स्थानिक संरचना अपेक्षाकृत ढीली है? वर्तमान दुनिया की स्थानिक ऊर्जा गतिविधि उच्च है जबकि स्थानिक शक्ति कम है। तो बात यह है। आर्यन ने सिर हिलाया, समझ गया कि क्या हो रहा है। इस दुनिया की स्थानिक ऊर्जा वास्तव में काफी सक्रिय थी। भंडारण के लिए अंगूठियां हर जगह थीं, स्थानिक व्यू हर जगह थे और विभिन्न छोटे लोक और छोटे स्थान बहुत आम थे। ऐसी दुनिया में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक शक्ति ऋषि स्थान बना सकता था। प्राचीन खंडहरों के अंदर करण और परम औषधीय आत्मा एक ऐसे दरवाजे से गुजरे जिससे औषधीय सुगंध की मोटी महक आ रही थी। वाह, क्या ये औषधीय जड़ी बूटियां हैं? क्या ये सभी औषधीय जड़ी बूटियां हैं? दरवाजे से गुजरते ही उनका स्वागत एक विशाल असीम जंगल ने किया। लेकिन जंगल में पेड़ नहीं उग रहे थे, बल्कि अलग अलग विशाल औषधीय जड़ी बूटियां थीं। ये औषधीय जड़ी बूटियों का एक विशाल असीम जंगल था। करण इस दृश्य से अविश्वसनीय रूप से चौंक गया था। ये औषधीय जड़ी बूटियां बुरी नहीं हैं, कई तो प्राचीन काल से पहले की प्रजातियां हैं। लगता है ये शक्ति ऋषि उस समय एक महान औषध साधक भी था। परम औषधि आत्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर करण को याद दिलाया, बेटा, इस जंगल में काफी कुछ प्राचीन दैत्य प्राणी रहते हैं। अजगर तेज कंगन पहन लो ताकि कोई अंधा दैत्य प्राणी इधर न आ जाए। ठीक है, करण ने सिर हिलाया और अजगर तेज कंगन पहन लिया। फिर परम औषधि आत्मा के मार्गदर्शन में समूह अजगर और फीनिक्स के अवशेषों के स्थान की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद परम औषधि आत्मा और करण जंगल के मध्य क्षेत्र में पहुंचे। यह एक समतल घास का मैदान था जो बहुत साधारण दिखता था। हालांकि घास के ऊपर एक अकथनीय तेज छाया हुआ था। आसपास सन्नाटा था, पक्षियों, जानवरों या कीड़ों की एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। ये जगह, करण का चेहरा गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि एक राजसी दबाव इस क्षेत्र को घेरे हुए है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चट्टान उस पर दबाव डाल रही है। ये हमारी मंजिल है। परम औषधि आत्मा ने करण को मुस्कुराते हुए देखा और अपना हाथ बढ़ाया। अपनी अंगूठी में बची हुई अजगर के खून की कुछ बूंदें मुझे दो। करण ने जल्दी से अपनी अंगूठी से अजगर के खून वाली बोतल निकाली। अजगर तेज कंगन बनाने के बाद विद्युता से प्राप्त अजगर के खून की कुछ बूंदें बची थीं। परम औषधि आत्मा ने बोतल ली, हाथ के एक झटके से अजगर के खून की एक बूंद निकाली और अपनी उंगली के एक झटके से उसे आगे भेज दिया। गूंज, आगे एक शानदार सुनहरा प्रकाश पर्दा दिखाई दिया। सुनहरे प्रकाश पर्दे से एक विशाल और राजसी तेज निकला और आत्मा से उत्पन्न एक दबाव ने आसपास को घेर लिया। चटक चटक, सुनहरे प्रकाश कवच से चटकने की आवाजें आईं, जिससे एक बड़ा छेद बन गया। चलो चलें, परम औषधि आत्मा ने करण को इशारा किया और वे दोनों एक साथ उस छेद में चले गए जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहे हों। उनके सामने एक उजाड़ मैदान था। मैदान लाल रेत से ढका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये खून से लथपथ हो, जिससे लौह रक्त संहार का एक दुखद तेज निकल रहा था। मैदान के केंद्र में 100 फुट ऊंची एक पत्थर की वेदी खड़ी थी। वेदी से एक विशाल प्रताप विकीर्ण हो रहा था, जिससे करण को अपनी छाती में एक जकड़न महसूस हुई। कितना भयानक दबाव है! यह आदिम प्राचीन अजगर और प्राचीन दिव्य फीनिक्स का प्रताप है। परम औषधि आत्मा मुस्कुराए और करण को पत्थर की वेदी की ओर ले गए। वेदी के केंद्र में एक छोटा पेड़ वहां खड़ा था। ये केवल एक अंगूठे की मोटाई का था, फिर भी यह एक अजगर की तरह कुंडली मारकर बैठा था। इस छोटे पौधे के शीर्ष पर एक ही फल लटका हुआ था। फल लगभग एक हथेली के आकार का था और सुनहरा और बैंगनी था। सुनहरा आधा हिस्सा मुड़ा हुआ और घुमावदार था, वास्तव में एक छोटा सुनहरा अजगर बना रहा था, जबकि बैंगनी आधा हिस्सा पंख फैलाकर नृत्य करता हुआ एक फीनिक्स था। अजगर फीनिक्स मूल फल वाकई बुरा नहीं है, इसे बगीचे में लगाया जा सकता है। प्रणाली के माध्यम से इस दृश्य को देखकर आर्यन जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। अध्याय 128, अजगर और फीनिक्स के शव हाथ में और निर्माण सामग्री पूरी। करण, यहाँ आओ, परम औषधि आत्मा ने करण को इशारा किया, फिर नीचे झुके और उस छोटे पेड़ को खींच लिया जिसकी जड़ें अजगर जैसी और शाखाएं फीनिक्स के पंखों जैसी थीं। ले लो, ये चीज तुम्हारे लिए बेकार है, लेकिन यह अजगर कुल के लिए एक अनमोल खजाना है। इसके साथ तुम अजगर द्वीप पहुंचने पर अजगर कुल से एक बड़ी दौलत ऐंठ सकते हो। करण ने निर्देशानुसार उस छोटे पेड़ को अजगर फीनिक्स मूल फल के साथ अपनी अंगूठी में रख लिया। फिर परम औषधि आत्मा ने उसे आर्यन को सौंप दिया। अजगर फीनिक्स मूल फल में एक अजगर और एक फीनिक्स की आदिम ऊर्जा होती है। ये चीज मेरे लिए सच में बेकार है। आर्यन ने अजगर फीनिक्स मूल फल पर एक नजर डाली और अपना सिर हिला दिया। जब तक कोई अजगर या फीनिक्स कुल का न हो, वे इसके भीतर की आदिम ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते थे। इसकी ऊर्जा निकालने के अलावा इसका कोई और मूल्य नहीं था। इसके बजाय इस वस्तु का उपयोग अजगर द्वीप से शून्य वज्र कुंड प्राप्त करने के लिए करना एक सार्थक सौदा होगा। यह अजीब छोटा पेड़ हालांकि रखा जा सकता है और बाद में दिव्य निवास के बगीचे में लगाया जा सकता है। आर्यन ने हाथ हिलाया, अजगर फीनिक्स मूल फल को परम औषधि आत्मा को लौटा दिया। फिर एक प्रणाली कनेक्शन के माध्यम से उसने दूर से प्रणाली संसाधन कोष को सक्रिय किया, अजगर और फीनिक्स के अवशेषों को पुनः प्राप्त करने का इरादा रखते हुए। प्राचीन खंडहरों में परम औषधि आत्मा ने खून लाल धरती पर बने निशानों की ओर इशारा किया और करण से कहा, करण, ये तुम्हारी फसल है।
एक आदिम प्राचीन अजगर और एक प्राचीन दिव्य फीनिक्स यहाँ मरे थे। उनके अवशेष यहीं दफन हैं। परम औषधि आत्मा मुस्कुराए, करण, तुम्हारी गज सिंह वज्र दिव्य शक्ति, ये दिव्य क्षमता कभी भी पूर्ण नहीं हुई क्योंकि इसमें एक अजगर आत्मा की कमी थी। जब तक तुम इस आदिम प्राचीन अजगर की आत्मा प्राप्त कर लेते हो, तुम्हारी गज सिंह वज्र दिव्य शक्ति पूर्ण हो जाएगी। अजगर आत्मा, ये तो बहुत अच्छा है। परम औषधि आत्मा की बातें सुनकर करण तुरंत खुशी से झूम उठा। गज सिंह वज्र दिव्य शक्ति के भीतर एक अजगर आत्मा के निवास के साथ उसे सीधे एक आदिम प्राचीन अजगर की शक्ति प्राप्त होगी। उस समय केवल शारीरिक शक्ति ही भयानक होगी। अंगूठी का स्थान खोलो, मैं अजगर और फीनिक्स के अवशेषों को निकालने जा रहा हूँ। परम औषधि आत्मा ने आज्ञा दी। प्रणाली संसाधन कोष को सक्रिय करते हुए उन्होंने अपना हाथ खून लाल धरती पर फिराया और एक अदृश्य लहर जमीन पर बह गई। एक विशाल बल ने सीधे 2 विशाल घुमावदार 1000 झांग लंबे अवशेषों को धरती से बाहर खींच लिया। एक अजगर, एक फीनिक्स। जैसे ही विशाल अवशेष जमीन से उठे, धुंधले रूप में एक विशाल अजगर दहाड़ा और एक दिव्य फीनिक्स रोया और एक विशाल तेज आगे बढ़ा, आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए। पुनर्प्राप्त करो। अजगर और फीनिक्स के अवशेषों के ऊपर एक विशाल अदृश्य श्याम विवध दिखाई दिया। एक शक्तिशाली खिंचाव ने तुरंत अवशेषों को अंदर खींच लिया और वे एक पल में गायब हो गए। अच्छा, अजगर और फीनिक्स के अवशेष आखिरकार हाथ लग गए। आर्यन संसाधन कोष में अजगर और फीनिक्स के अवशेषों को देखकर बहुत खुश हुआ। उनके साथ दुकान के गढ़ों के लिए निर्माण सामग्री अब पर्याप्त थी। प्रणाली, अजगर और फीनिक्स के अवशेषों का परीक्षण करो और उनकी शारीरिक संरचना का विश्लेषण करो। आर्यन अभी भी इस दुनिया की अजगर और फीनिक्स जातियों के बारे में कुछ हद तक उत्सुक था। हालांकि इस दुनिया में अजगर और फीनिक्स जातियों की ताकत कुछ कम थी, अमर श्रेणी के असली अजगर और असली फीनिक्स से अतुलनीय, आर्यन इस समय ऐसे दिव्य जानवरों को नहीं खोज सकता था। वह भी के लिए केवल इस दुनिया की अजगर और फीनिक्स जातियों का अध्ययन कर सकता था। परीक्षण पूरा हुआ, विश्लेषण पूरा हुआ, जानकारी दर्ज की गई। बहुत अच्छा, आर्यन ने सिर हिलाया। अवशेषों से अजगर और फीनिक्स रक्त वंश निकालो और उन्हें संसाधन कोष में संग्रहित करो। अजगर और फीनिक्स की अवशिष्ट आत्माओं को निकालो। हम अजगर आत्मा को परम औषधि आत्मा को वापस भेज दो। इन व्यवस्थाओं को करने के बाद आर्यन ने अब और ध्यान नहीं दिया। अजगर और फीनिक्स के अवशेष पहले से ही हाथ में थे। अगला उसे केवल शून्य वज्रकुंड प्राप्त करने की योजना का पालन करना था। फिर प्राचीन बोधि वृक्ष प्राप्त करने के बाद उसका काम लगभग पूरा हो जाएगा। प्राचीन खंडहरों में करण और परम औषधि आत्मा जड़ी बूटी कक्ष से बाहर निकले और सीधे अपने अगले गंतव्य औषधि कक्ष की ओर बढ़े। दरवाजा खोलने से पहले ही अंदर से आने वाली औषधियों की हल्की सुगंध ताजगी भरी थी। सावधान रहना, दवा और जहर के बीच केवल एक महीन रेखा होती है। एक औषध साधक के लिए जहर बनाना मुश्किल नहीं है, इसलिए औषधि कक्ष में प्रवेश करने से पहले तुम्हें तैयार रहना होगा। जैसे ही करण औषधि कक्ष का दरवाजा खोलने वाला था, उसने अचानक परम औषधि आत्मा की चेतावनी सुनी। चौंककर उसने जल्दी से अपनी सांस रोक ली और एक विषनाशक गोली निकालकर अपने मुंह में रख ली। उसने हाथ बढ़ाकर औषधि कक्ष का दरवाजा खोला। उसके सामने एक 3 मंजिला सभागार था जिसमें वर्तमान स्तर पहली मंजिल थी। सभागार की पहली मंजिल विभिन्न औषधि की बोतलों से भरी थी। करण ने एक एक करके उन्हें पहचानने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपना हाथ हिलाया और सभी औषधि की बोतलों को अपनी अंगूठी में रख लिया। हम उम्मीद के मुताबिक जहर है। यह महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति ऊर्जा धीरे धीरे बाधित हो रही है और उसका संचलन कुछ धीमा हो गया है, करण जानता था कि जहर उसके शरीर को संक्रमित करना शुरू कर रहा है। उसने जल्दी से विषनाशक गोली निगल ली। करण, तुम्हें अभी भी वज्र शक्ति मंत्र का उपयोग करना चाहिए। वज्र देह रक्षा के साथ सभी बुराइयां टल जाती हैं। जहर तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। वज्र शक्ति मंत्र जहर को भी दूर कर सकता है। करण थोड़ा हैरान हुआ, फिर तुरंत मंत्र का जाप किया। उसके शरीर पर एक सुनहरा प्रकाश झिलमिलाया और आसपास की जहरीली गैस अब उसे नष्ट नहीं कर सकती थी। दूसरी मंजिल पर चढ़कर कुछ और औषधि की बोतलों के अलावा करण ने कई प्राचीन औषधि के नुस्खे भी खोजे जिन्हें उसने अपनी अंगूठी में संग्रहित कर लिया। तीसरी मंजिल की अटारी छोटी थी जिसमें कम सामान था, लेकिन सभी बहुत कीमती थे। करण ने कुछ जैड की बोतलों और एक प्राचीन चर्मपत्र को इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ लहराने के बाद उसने अचानक कोने में एक छोटे से जानवर को देखा जो सफेद फर से ढका हुआ था। छोटा जानवर बहुत हद तक एक बिल्ली जैसा दिखता था, लेकिन यह असाधारण रूप से मोटा और गोल था, बहुत विनम्र दिख रहा था। हालांकि उसके शरीर के भीतर कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, जिससे पता चलता है कि यह सिर्फ एक साधारण छोटा जानवर था। यहाँ वास्तव में ऐसी मोटी सफेद बिल्ली है। सफेद मोटी बिल्ली को देखने के बाद करण का मुंह काफी देर तक खुला रहा। ये औषधि कक्ष शक्तिशाली जहर से भरा था। करण की ताकत के साथ भी वह केवल वज्र देह रक्षा के संरक्षण में तीसरी मंजिल तक पहुंच सका। फिर भी यह मोटी बिल्ली, जिसमें कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, वास्तव में कोने में लेटी हुई झपकी ले रही थी। यह मोटी बिल्ली निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। हाँ, यहाँ तक कि एक रूप बदलने वाली गोली भी है। जैसे ही करण संदेह से भरा था, उसने अचानक परम औषधि आत्मा की आश्चर्यचकित आवाज सुनी। गोली, एक रूप बदलने वाली गोली। गुरुजी, क्या यह मोटी बिल्ली एक गोली है? परम औषधि आत्मा की बातें सुनकर करण काफी देर तक स्तब्ध रहा। यह सिर्फ एक गोली है जिसने एक रूप ले लिया है। यह अजीब नहीं है। उच्च स्तरीय जादुई जानवर रूप बदल सकते हैं, इसलिए उच्च स्तरीय गोलियां स्वाभाविक रूप से भी ऐसा कर सकती हैं। परम औषधि आत्मा हंसे, हाथ बढ़ाकर कुंडली मारे हुए सफेद मोटी बिल्ली को इशारा किया। एक अदृश्य उतार चढ़ाव ने सफेद मोटी बिल्ली को उठा लिया।
म्याऊं म्याऊं। सफेद मोटी बिल्ली चीखी, लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह पकड़ने वाली शक्ति से मुक्त नहीं हो सकी। सफेद मोटी बिल्ली को अपने हाथ में पकड़कर परम औषधि आत्मा मुस्कुराए और अपने हाथ में सफेद मोटी बिल्ली पर एक नजर डाली। हम एक 8वीं श्रेणी, लगभग 9वीं श्रेणी की गोली। ये कई वर्षों से अस्तित्व में है। औषधि कक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही है और इसके भीतर की गोलियों का सेवन कर रही है। इसने हाल ही में ही चेतना विकसित की है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अभी भी जानवर के रूप में है। औषधि कक्ष में गोलियों का सेवन। करण चौंक गया और जल्दी से पहली और दूसरी मंजिल से इकट्ठा की गई औषधि की बोतलें निकालीं। निरीक्षण करने पर बोतलें वास्तव में खाली थीं। ऐसा लगता है कि ये सभी गोलियां इस औषधि दैत्य द्वारा खाली गई थीं। ये चीज अनिवार्य रूप से अभी भी एक गोली है। इसे रख लो, परम औषधि आत्मा ने कहा, औषधि दैत्य को करण को सौंपते हुए, जिसने उसे जल्दी से अपनी अंगूठी में रख लिया। करण की अंगूठी अनिवार्य रूप से एक छोटा संसाधन कोष थी। एक बार अंगूठी में रखने के बाद आर्यन इसे प्रणाली कनेक्शन के माध्यम से सीधे नियंत्रित कर सकता था। प्रणाली औषधि दैत्य का परीक्षण करो। आर्यन भी इस तथ्य के बारे में थोड़ा उत्सुक था कि इस दुनिया में गोलियां रूप बदल सकती हैं और चेतना विकसित कर सकती हैं, लेकिन ये केवल जिज्ञासा थी। परीक्षण के बाद आर्यन ने अब इसकी परवाह नहीं की। अध्याय 129 बाजार में भर्ती हो रही है, आओ और पंजीकरण करो। अजगर और फीनिक्स के अवशेष मेरे हाथ में हैं और शक्ति ऋषि के अवशेष भी मेरे हाथ में हैं। आर्यन ने संसाधन कोष में प्रकट होने वाली सामग्रियों को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब मैं दुकान के गढ़ के मुद्दे पर विचार कर सकता हूँ। प्रणाली दुकान के गढ़ के कार्यों का परिचय दो। जैसे ही उसने दुकान का गढ़ बनाने की तैयारी की, आर्यन को स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट रूप से समझना था कि इसके कार्य क्या थे। यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह इसे कैसे व्यवस्थित करेगा। प्रणाली बाजार के लिए एक समन्वय आधार बिंदु के रूप में काम करने के अलावा दुकान का गढ़ उपयोगकर्ता परिभाषित कार्यों की अनुमति देता है। कार्य सेटिंग्स उपयोगकर्ता की अनुमतियों से अधिक नहीं हो सकती हैं। मैं दुकान के गढ़ के कार्यों को भी सेट कर सकता हूँ। प्रणाली की व्याख्या सुनकर आर्यन के मन में पहले से ही एक विचार था। चूंकि इसे दुकान का गढ़ कहा जाता है, इसमें एक दुकान के कार्य होने चाहिए। तो चलो कुछ चीजें बेचते हैं। साधना कला, शक्ति कला, औषधीय गोलियां, औषधि सूत्र और सभी प्रकार के दिव्य खजाने बेचे जा सकते हैं। ये सोचकर आर्यन हंसा। दिव्य समाधि को इकट्ठा करने के बाद उसके भीतर अनगिनत आत्मा ऊर्जा निकायों के ज्ञान और अंतर्दृष्टि, साथ ही उनकी साधना कला और शक्ति कला सभी आर्यन द्वारा निकाल लिए गए थे। दिव्य समाधि में 1 दर्जन से अधिक शक्ति ऋषि, सैकड़ों अर्धऋषि और हजारों शक्ति महास्वामी से नीचे के लोग थे। इन लोगों की साधना कला और शक्ति कला के साथ भंडार अत्यंत पर्याप्त था। औषधीय गोलियों के लिए वृद्धदेव के औषध साधक ज्ञान के साथ दूसरों से सामग्री मंगवाना और प्रणाली संसाधन कोष के अपघटन और शोधन कार्यों का उपयोग करके सीधे औषधीय गोलियों का संश्लेषण करना एक औषध साधक से भी अधिक सुविधाजनक था। विभिन्न दिव्य खजानों के लिए क्या दिव्य अग्नियां गिनी जाती हैं? नीलकमल भू अग्नि का परीक्षण करने के बाद आर्यन इसे किसी भी समय बना सकता था। थोक में दिव्य अग्नियां बेचने से सीधे तौर पर बहुत से लोग डर से मर जाएंगे। बहुत अच्छा। अपने विचारों को स्पष्ट करने के बाद आर्यन पहले से ही इस दुकान के लिए बहुत उत्सुक था। एक दुकान नहीं, इस दुनिया में नीलाम घर बहुत लोकप्रिय लगते हैं, तो चलो एक नीलाम घर बनाते हैं। बेशक दुकान के गढ़ का नीलाम घर का कार्य प्राथमिक नहीं था। इस दुनिया में प्रणाली बाजार के लिए समन्वय आधार बिंदु के रूप में दुकान के गढ़ को निश्चित रूप से एक लंबे समय तक चलने वाले और स्थिर अस्तित्व को सुनिश्चित करना था। दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो कभी पतन न हो, न ही कोई शाश्वत शक्ति है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो बस एक बना लेना ठीक नहीं होगा। आर्यन द्वारा समर्थित एक परिवार या शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही कोई चाहे। एक नीलाम घर के रूप में इसे पहले एक नीलामीकर्ता की आवश्यकता है और फिर इसके पास पर्याप्त सैन्य बल होना चाहिए जिसमें एक शक्तिशाली अंगरक्षक की अध्यक्षता हो। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बुद्धिमान प्रणाली हो जो सब कुछ नियंत्रित करे। आर्यन मुस्कुराते हुए उठा और खिड़की के पास गया। नीलामीकर्ता के लिए एक तैयार उम्मीदवार है। एक बुद्धिमान प्रणाली आसान है, मैं बस परम औषधि आत्मा का संदर्भ लेकर एक बना सकता हूँ। अंगरक्षक के लिए आर्यन ने अपनी उंगली से खिड़की की देहली पर थपथपाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। करण को निश्चित रूप से शून्य को तोड़कर महाजार लोगों में युद्ध करने के लिए स्वर्गारोहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसे यहाँ बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो मैं केवल एक और खोज सकता हूँ। कुछ उम्मीदवार हैं। प्राचीन सम्राट की अमर गुफा में बंद बूढ़ा अजगर के पास पर्याप्त ताकत है, लेकिन वह बहुत लंबे समय से द्वारपाल रहा है। उसे द्वार की रखवाली करने देना निश्चित रूप से नाराजगी पैदा करेगा। हालांकि उसे नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है, उसका मन बहुत जटिल है और उसमें काम का उत्साह नहीं है, इसलिए वह उपयुक्त नहीं है। तो बोधि वृक्ष, इस चीज की ताकत बेहिसाब है। यह एक शक्ति महाराज से भी लड़ने की हिम्मत रखता है। इसके अलावा एक पौधे से पैदा हुई बुद्धि का मन सरल होता है। उसे कुछ लाभ देकर सीधे मानव रूप में बदलने देना और फिर मेरे लिए द्वार की रखवाली करवाना काफी अच्छा लगता है। ये सोचकर आर्यन के पास पहले से ही एक योजना थी। उस स्थिति में मैं बोधि वृक्ष को खोजने के लिए खुद निर्जन प्राचीन प्रदेश की यात्रा करूंगा। निर्जन प्राचीन प्रदेश मध्य भूमि के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह मगध साम्राज्य से बहुत दूर था, लेकिन आर्यन के लिए ये दूरी कोई समस्या नहीं थी। बाजार स्पेस के दिव्य निवास के कमल तालाब से नीलकमल दिव्य अस्त्र की शक्ति का आह्वान करते हुए आर्यन ने एक कदम उठाया और हजारों पहाड़ों और नदियों को पार कर लिया।
नीलकमल दिव्य अस्त्र को कमल के रूप में लगाने के बाद बाजार स्पेस से संबंधित शक्ति का आह्वान आर्यन द्वारा बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा खपत के किया जा सकता था, जैसा कि पहले होता था। निर्जन प्राचीन प्रदेश के किनारे एक छोटे से शहर के बाहर आर्यन का शरीर प्रकट हुआ। आगे निर्जन प्राचीन प्रदेश को देखते हुए आर्यन ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की। आगे एक आदिम जंगल था जो एक प्राचीन तेज से व्याप्त है। सैकड़ों फुट ऊंचे विशाल पेड़ जंगल में खड़े थे, उनकी छाया सूरज को ढक रही थी। एक नज़र में जंगल दिल दहला देने वाले अंधेरे से भरा था और कभी कभी भीतर से हिंसक जानवरों की दहाड़ें आती थीं, जिससे किसी का भी दिल ठंडा हो जाता। निर्जन प्राचीन प्रदेश वास्तव में मानव निषिद्ध भूमि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जंगल से आने वाले विशाल, क्रूर और हिंसक तेज को महसूस करते हुए आर्यन आह भरे बिना नहीं रह सका। अपने शरीर के एक झटके के साथ आर्यन ने जंगल में कदम रखा। प्रणाली, प्राचीन बोधि वृक्ष के स्थान की छानबीन करो। आर्यन की आज्ञा के साथ एक अदृश्य लहर तुरंत बाहर निकली और प्राचीन बोधि वृक्ष का स्थान तुरंत आर्यन के मन में प्रदर्शित हो गया। बहुत अच्छा। नीलकमल दिव्य अस्त्र की शक्ति का आह्वान करते हुए आर्यन ने एक कदम उठाया और अगले ही पल प्राचीन बोधि वृक्ष के सामने प्रकट हो गया। कितना विशाल पेड़ है! उसके सामने का प्राचीन बोधि वृक्ष का तना दर्जनों फुट व्यास का था, जो स्वर्ग को सहारा देने वाले एक स्तंभ की तरह खड़ा था। प्राचीन बोधि वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां फैली हुई थी, इसकी छाया 10 मील के दायरे को कवर कर रही थी। प्राचीन बोधि वृक्ष से अत्यंत घनी शुद्ध ऊर्जा के झोंके फैल रहे थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तरंगित हो रहे थे। एक पल के लिए विभिन्न घटनाएं प्रकट हुईं, जैसे एक परियों का देश। बोधि वृक्ष पर एक राजसी तेज तरंगित हो रहा था, जो समुद्र जितना विशाल और एक खाई जितना गहरा था। अच्छा साथी, ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है। ये वास्तव में एक शक्ति महाराज के साथ लड़ने की हिम्मत रखने वाले एक कठिन चरित्र होने के नाते अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। आर्यन ने आगे के प्राचीन बोधि वृक्ष को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। इस तरह की ताकत के साथ अगर यह एक शक्ति महाराज से लड़ने के बाद उसकी आत्मा के क्षरण के लिए नहीं होता, तो यह शायद बहुत पहले ही रूप बदल चुका होता। आर्यन प्राचीन बोधि वृक्ष की ओर चला। जब आर्यन पेड़ की छाया के नीचे चला तो बोधि वृक्ष से अचानक शाखाओं के मुड़ने की आवाज आई। शाखाओं में लिपटा एक विशाल बेल गेंद जैसी चीज ऊपर से गिरी। चर्र, आपस में गुंथी हुई शाखाएं तेजी से फैली, जिससे राजसी तेज वाली 5 आकृतियां प्रकट हुईं। 5 आकृतियां भावहीन चेहरों के साथ धीरे धीरे बेल की गेंद से बाहर निकलीं। जैसे ही 5 आकृतियां बेल की गेंद से बाहर निकलीं, एक हिंसक कंपकंपी ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और एक विशाल तेज सुनामी या पहाड़ के ढहने की तरह उमड़ पड़ा। अर्धऋषि। आर्यन मुस्कुराया और धीरे धीरे पास आ रही 5 आकृतियों पर एक नजर डाली। केवल यह पाया कि ये 5 लोग भावहीन और सुस्त आंखों वाले थे, जैसे कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी दिव्य आत्माओं को खो दिया हो। तो ये पुतले हैं। आर्यन ने बोधि वृक्ष पर एक नजर डाली। बोधि वृक्ष वास्तव में पुतलों में हेरफेर कर सकता था, जिसने आर्यन को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। हालांकि 5 अर्धऋषि बस ऐसा ही है कि मेरे नीलाम घर को अभी भी कुछ छोटे मोटे काम करने वालों की जरूरत है। मैं उन्हें ले लूंगा और काम चला लूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे पास आ रही 5 आकृतियों पर अपना हाथ लहराया। प्रणाली संसाधन कोष के संग्रह कार्य ने सीधे इन 5 आकृतियों को संसाधन कोष में ले लिया। खड़खड़ाहट। प्राचीन बोधि वृक्ष क्रोधित लग रहा था। इसकी विशाल शाखाएं और पत्तियां गुस्से में मुड़ गईं और विशाल शाखाएं विशाल अजगर की तरह कुंडली मारकर मुड़ गईं, जो आर्यन की ओर प्रहार कर रही थीं। वास्तव में बिल्कुल भी मिलनसार नहीं। आर्यन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तुम्हें भी एक बोधि वृक्ष कहा जाता है, लेकिन मैंने भी अपने बगीचे में एक बोधि वृक्ष लगाया है। तुम दोनों एक दूसरे को नमस्ते क्यों नहीं करते? एक विचार के साथ आर्यन ने सीधे दिव्य निवास के बगीचे से बोधि वृक्ष के तेज को छोड़ा। गूंज। उसके सामने का स्वर्ग सहारा देने वाला प्राचीन बोधि वृक्ष अचानक हिंसक रूप से कांप गया। पूरा पेड़ शानदार प्रकाश से फट गया। शाखाएं जमीन पर झुक गईं और विशाल सीधा तना आगे झुक गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रजा किसी सम्राट के सामने झुकती है। हाँ, कम से कम तुम समझदार तो हो। आर्यन हंसा और प्राचीन बोधि वृक्ष की ओर चला। अध्याय अंतिम। एक उंगली के स्पर्श से एक शक्ति महाराज का जन्म। दहाड़ दहाड़। बोधि वृक्ष के तने पर एक शानदार प्रकाश के भीतर अचानक उन्मत्त दहाड़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी और प्रकाश के भीतर काली ऊर्जा की लकीरें लगातार मंथन कर रही थीं। क्या यह एक शक्ति महाराज की अवशिष्ट आत्मा है? किसी के द्वारा नष्ट कर दी गई, फिर भी प्राचीन बोधि वृक्ष की शक्ति से पुनर्जन्म लेने की कोशिश कर रही है। कितनी दयनीय बात है। अनगिनत वर्षों तक प्राचीन बोधि वृक्ष से लड़ने के बाद भी ये जीत नहीं सकी। आर्यन ने प्रकाशपुंज के भीतर उमड़ती काली ऊर्जा को देखा, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि मैं प्राचीन बोधि वृक्ष को अपने अधीनस्थ के रूप में ले रहा हूं, मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हारी इस समस्या को हल करने में मदद करनी होगी। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और प्राचीन बोधि वृक्ष पर प्रकाशपुंज की ओर इशारा किया। प्रणाली, प्राचीन बोधि वृक्ष से शक्ति महाराज की अवशिष्ट आत्मा को पुनः प्राप्त करो। एक अदृश्य लहर बह गई और प्रकाशपुंज के भीतर की काली ऊर्जा ने एक बड़ी चीख निकाली और तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गई। भनभनाहट। उसके सामने प्राचीन बोधि वृक्ष पर प्रकाश तीव्र हो गया और शानदार चमक छोटे जुगनुओं में बदल गई, बारिश की तरह बिखर गई। ऐसा लग रहा था कि यह जयकार कर रहा है, गा रहा है और आर्यन के प्रति गहरा आभार व्यक्त कर रहा है। प्राचीन बोधि वृक्ष पर प्रकाशपुंज बह गया और एक धुंधला अलौकिक गीत अंतरिक्ष में गूंज उठा, जैसे कि प्राचीन बोधि वृक्ष आर्यन के सामने झुककर श्रद्धांजलि दे रहा हो। तुम तो काफी चापलूस हो। आर्यन मुस्कुराया। उसने अपना हाथ प्राचीन बोधि वृक्ष के तने पर रखा। चूंकि तुम इतने समझदार हो, मैं तुम्हें कुछ लाभ दूंगा। प्रणाली, हरित त्रिपुष्प नेत्र के सिद्धांत के आधार पर एक वफादारी की छाप बनाओ। वफादारी के लक्ष्य को मुझसे बांधो।
फिर उस छाप को नील सम्राट के वंशज की अवशिष्ट आत्मा की शुद्ध आत्मा शक्ति के भीतर रखो और एक साथ इसे प्राचीन बोधि वृक्ष में उसकी आत्मा को पोषित करने के लिए डालो। आर्यन की आज्ञा पर आत्मा शक्ति की एक शुद्ध धारा लगातार प्राचीन बोधि वृक्ष की बुद्धि में विलीन हो गई और तने पर शानदार प्रकाशपुंज और भी तेज चमकने लगा। नील सम्राट का वंशज स्वाभाविक रूप से जन्मजात काष्ठ गुण का था, जो प्राचीन बोधि वृक्ष के साथ पूरी तरह से संगत था। इस शुद्ध आत्मा शक्ति के विलीन होने के बाद प्राचीन वृक्ष की आत्मा तेजी से बढ़ी। प्रकाशपुंज के भीतर विशाल आत्मा शक्ति उमड़ पड़ी और शानदार चमक के बीच प्राचीन वृक्ष की आत्मा तेजी से मजबूत हुई, जैसे कि एक पूर्ण कायाकल्प से गुजर रही हो। धड़ाम, एक गगनभेदी विस्फोट और शानदार प्रकाश अचानक फट गया, जैसे एक तितली अपने कोकून से निकलती है। प्राचीन वृक्ष की एक बिल्कुल नई आत्मा का जन्म हुआ। बेशक यह एक प्राचीन वृक्ष आत्मा थी जो आर्यन के प्रति पूरी तरह से वफादार थी। प्राचीन वृक्ष पूर्वज को प्रणाम करता है। प्राचीन बोधि वृक्ष के तने पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया, जो आर्यन को सम्मानपूर्वक प्रणाम कर रहा था। दुर्भाग्य से वह अभी भी सिर्फ एक पेड़ था, केवल थोड़ा झुकने में सक्षम था, क्योंकि आर्यन ने अपने दिव्य निवास के बगीचे से बोधि वृक्ष का तेज छोड़ा था। प्राचीन वृक्ष ने सीधे आर्यन को अपना पूर्वज, अपने रक्तवंश का मूल माना। वफादारी की छाप को कोई प्रतिरोध नहीं मिला और प्राचीन वृक्ष आर्यन के प्रति वफादार होने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आर्यन ने सिर हिलाया। प्राचीन वृक्ष, क्या तुम अभी तक मानव रूप नहीं ले सकते? तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मानव रूप क्या है? क्या ये पूर्वज जैसा बनना है? मैं ये कर सकता हूँ। प्राचीन वृक्ष ने जवाब दिया और फिर पूरा प्राचीन बोधि वृक्ष शानदार प्रकाश से चमक उठा और विशाल प्राचीन बोधि वृक्ष चमक के भीतर लगातार सिकुड़ता गया। जब प्रकाश छट गया तो लंबे गहरे हरे बालों वाला और हरे रंग का चोगा पहने एक लंबा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आर्यन के सामने प्रकट हुआ। प्राचीन वृक्ष पूर्वज को प्रणाम करता है। प्राचीन वृक्ष ने आर्यन के सामने कुछ कदम उठाए, घुटने टेके और भारी साष्टांग प्रणाम किया। उठो। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और गुप्त रूप से प्रणाली को निर्देश दिया। प्रणाली, प्राचीन वृक्ष की ताकत का परीक्षण करो और इसे वर्तमान दुनिया के शक्ति ऊर्जा स्तरों के अनुसार वर्गीकृत करो। प्राचीन वृक्ष की ताकत शक्ति ऋषि के शिखर के बराबर है। शक्ति ऋषि का शिखर। आर्यन ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। यद्यपि ये ताकत बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी इसमें दुनिया को भयभीत करने और किसी को भी इसके खिलाफ जाने की हिम्मत न करने का दबदबा नहीं था। उसे इसे शक्ति महाराज के स्तर तक उठाना था। क्या प्राचीन वृक्ष शक्ति ऋषि के शिखर पर फंस गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उसमें आदि ऊर्जा की कमी है? आदि ऊर्जा वास्तव में क्या है? एक दुनिया की उत्पत्ति। आदि अवस्था से पंचतत्व से संतुलन, मार्ग से एक से दो से तीन और तीन से सभी चीजें पैदा होती हैं। ये सोचकर आर्यन की आंखें चमक उठी। तथाकथित उत्पत्ति, क्या यह आदि ऊर्जा है? प्राचीन वृक्ष पूर्वज आज तुम्हें एक महान सौभाग्य प्रदान करते हैं, तुम्हें शक्ति महाराज के स्तर तक आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए। हालांकि इस मामले में अभी भी कुछ जोखिम शामिल हैं। क्या तुम प्रयास करने को तैयार हो? आर्यन ने अपने सामने खड़े प्राचीन वृक्ष को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ठीक है, आर्यन फिर से किसी को धोखा देने वाला था। क्या आदि ऊर्जा ऐसी चीज थी जिसे कोई बस यूं ही आजमा सकता था? अगर आर्यन का अनुमान गलत निकला तो प्राचीन वृक्ष शायद मर न जाए तो उसकी एक परत छिल जाएगी। धन्यवाद पूर्वज। प्राचीन वृक्ष प्रयास करने को तैयार है। प्राचीन वृक्ष ने एक बार फिर आर्यन के सामने प्रणाम किया। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक महान सौभाग्य दूंगा। ये कहते हुए आर्यन ने बाजार स्पेस से आदि ऊर्जा की एक लकीर खींची। प्रणाली, प्राचीन वृक्ष पर सभी परिवर्तनों की निगरानी करो। अपनी उंगली के एक झटके से आर्यन ने आदि ऊर्जा की इस लकीर को प्राचीन वृक्ष के सिर पर इंगित किया। धड़ाम, प्राचीन वृक्ष से एक विशाल और राजसी तेज फूटा और नीले हरे प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में उठ गया, जो सीधे बादलों तक पहुंच गया। पृथ्वी हिला देने वाले तेज ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे हवाएं उमड़ पड़ी और आकाश और पृथ्वी के रंग बदल गए। इस क्षण पूरी दुनिया में हर कोई जो स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, के भाव में एक बड़ा बदलाव आया। इस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा पहले से कहीं अधिक हिंसक थी, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी मौलिक ऊर्जा को एक बहुत बड़ी शक्ति द्वारा उभारा जा रहा हो। इस दुनिया की शीर्ष हस्तियां, सभी शक्ति ऋषि अस्तित्व, सभी इस क्षण सदमे में उछल पड़े। उनके भाव उत्साह, घबराहट, ईर्ष्या और निराशा का मिश्रण थे। कोई वास्तव में शक्ति महाराज बन गया। प्राचीन काल से कोई भी सम्राट नहीं बना है, आज कोई शक्ति महाराज बन रहा है। सम्राट आकाश छाया प्रकट हुए। किसी ने भी उनके शक्ति महाराज बनने की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए सम्राट आकाश छाया निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व है जो प्राचीन काल से जीवित है। अब यह व्यक्ति कौन है जो शक्ति महाराज बन रहा है? वह दिशा बंज प्राचीन प्रदेश। वहां कौन सा अस्तित्व शक्ति महाराज बन गया है? इस क्षण पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। उन अस्तित्वों के लिए जो अनगिनत वर्षों से शक्ति ऋषि के शिखर पर फंसे हुए थे, उनके दिलों में भावुक रक्त का एक उछाल आया। चूंकि कोई शक्ति महाराज बन गया है, मैं क्यों नहीं बन सकता? पर्याप्त संसाधन नहीं है तो जाओ उन्हें छीन लो। पर्याप्त तपन नहीं है तो जाओ लड़ो। इस क्षण से इस दुनिया की स्थिति में एक जबरदस्त बदलाव आया। 8 प्राचीन कुल सभी अपने एकांत छोटे लोकों से उभरे और महाद्वीप के चारों ओर घूमने लगे। दैत्य लोक की 3 महान जातियां आदिम शून्य अजगर, दिव्य दैत्य फीनिक्स वंश और नव पाताल गहरा अजगर भी सक्रिय होने लगे। महाद्वीप पर विभिन्न शीर्ष शक्तियों ने भी विभिन्न कदम उठाए। ये जातियां और शक्तियां महाद्वीप पर टकराते हुए अनिवार्य रूप से दुनिया की स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव लाएंगी। बेशक आर्यन ने संकेत दिया कि इसमें से कुछ भी उसे चिंतित नहीं करता।
हा हा हा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। अपने सामने प्राचीन वृक्ष को देखकर जैसे कि पुनर्जन्म हुआ हो, आर्यन ठहाके लगाकर हंस पड़ा। तो इस दुनिया की तथाकथित आदि ऊर्जा थी। नहीं, यह आदि ऊर्जा से थोड़ा कमजोर होना चाहिए, लेकिन अनिवार्य रूप से यह एक समान अस्तित्व था। आदि ऊर्जा की एक लकीर एक शक्ति महाराज बना सकती थी। आर्यन के लिए यह बस बहुत आसान था। धन्यवाद पूर्वज। प्राचीन वृक्ष अब एक उत्साही और सीधे साधे युवक की छवि में बदल गया था। अब वह पहले जैसा लंबा और मजबूत मध्यम आयु वर्ग का चाचा नहीं था। उत्कृष्ट उत्कृष्ट। प्राचीन वृक्ष, मेरे साथ आओ। जी। दोनों आकृतियां तुरंत बंजर प्राचीन प्रदेश में गायब हो गईं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑडियो नेस्ट पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। ऑडियो नेस्ट, जहां हर आवाज बनती